हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल मनु की पाठशाला। बच्चों, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स हैं इसके और थ्योरी जो है वो स्टडी करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस मेंस के नीट के लगाने का प्रयास करेंगे। द एरिया ऑफ द केमिस्ट्री दैट इज कंसर्न विद द स्पीड रेट एट विच रिएक्शन अकर इज कॉल्ड केमिकल। केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उस पर डिपेंड होती है, उसी के बारे में इसको स्टडी किया गया है। रेट्स किस पे डिपेंड करती है? पहला कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कैटलिस्ट और चौथा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिमेंबर करने वाली पॉइंट ये है कि रिएक्टेंट्स बेसिकली होते क्या। अगर एग्जांपल हम बताएं आपको तो उसमें आइस क्यूब जैसे होते हैं, वो मेल्ट होते हैं, मतलब समय के साथ क्या होता है वो गलना चालू, मेल्ट होना चालू हो जाता है। और प्रोडक्ट क्या होते हैं, लाइक वाटर होता है कि कुछ समय बाद जो आइस क्यूब जो होता है वो मेल्ट हो जाता है और प्रोडक्ट के रूप में क्या आता है हमारे पास, वाटर। तो उसी तरह रिएक्टेंट आइस क्यूब की तरह कंसीडर कर सकते हैं और प्रोडक्ट को वाटर की तरह आप समझ सकते हैं। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होता है कि कंसंट्रेशन, किसी भी चीज का कंसंट्रेशन लेंगे, कोई रिएक्टेंट है, उसको टाइम के साथ हमेशा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या होता है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो वो हम प्रोडक्ट हमको दे देता है वो कि रिएक्टेंट हमेशा डिक्रीजिंग होगा और जो प्रोडक्ट होगा वो इंक्रीजिंग होगा। तो देखिए ग्राफ इस तरह का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ जो होता है वो ये होता है। लिखा हुआ इसमें रिएक्शन प्रोसीड विद द टाइम। ए जो कंसंट्रेशन है इसका है, रिएक्टेंट का है, इट डिक्रीजेस विद टाइम। एंड बी जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजेस विद टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, डिफिनेशन होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन हमारा क्या उसमें होता है, कैपिटल एम में लिख दें तो ये किसमें होता है, मोल पर लीटर में। जब भी कंसंट्रेशन की बात होगी तो मोल पर लीटर में। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑब्लिक टाइम, पर यूनिट टाइम होता है आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। रेट हमारी कैसी होती है, दो टाइप की होती है, एक एवरेज रेट होती है और दूसरी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट होती है। किसी पॉइंट पे आपसे अचानक पूछ जाए कि इसकी रेट क्या होगी। रिएक्टेंट ए डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो निगेटिव साइन में लिया जाएगा। प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव है, प्रोडक्ट बन रहा होता है तो पॉजिटिव साइन में लिया जाता है। अगर डेल्टा ली जा रहा है तो मीन्स एवरेज है, और अगर डी डी फॉर्म में लिया जाता है तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। निगेटिव साइन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहलाती है और पॉजिटिव साइन रेट ऑफ फॉर्मेशन। कंसंट्रेशन और टाइम का जैसा ग्राफ बताया था, कंसंट्रेशन ए है हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, प्रोडक्ट हमेशा बी जो है वो आपका बनेगा, तो इसको पॉजिटिव साइन में बढ़ता हुआ दिखा रहा है। ये एवरेज रेट होती है कि टी1 टाइम पे अगर ए1 एक कंसंट्रेशन टी1 है और टी2 पे ए टी2 है, मतलब टी2 पे ए कंसंट्रेशन ए2 है और टी1 पे ए1 कंसंट्रेशन है, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ए2 माइनस ए1। डेल्टा अगर हम लिखेंगे, डेल्टा ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए2 माइनस ए1 हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा टी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी2 माइनस टी1 हो जाएगा। तो ये एवरेज हमारी रेट आ जाती है। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज रेट क्या होता है कि अगर एक जनरल इक्वेशन हमने कोई ले ली, एन वन मोल इसके दिए हुए हैं, स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट होता है जो कहलाता है ए का, और बी का स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जो है N2 है। इससे M1C प्लस M2D बन रहा है। ये लेफ्ट साइड वाला क्या कहलाता है, ये रिएक्टेंट कहलाएगा, और राइट साइड वाले ये क्या कहलाएंगे, प्रोडक्ट कहलाएंगे। तो रिएक्टेंट हमेशा जब भी टाइम के साथ होता है कंसंट्रेशन इसका क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो लिखने का तरीका समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो रेट जो लिखी जाती है वो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं इसको, और डेल्टा बाई डेल्टी लिखते हैं, और निगेटिव साइन चूंकि घट रहा है इसलिए इसको लिख रहे हैं। सिमिलरली बी के लिए -1/n2 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। चूंकि प्रोडक्ट राइट साइड में बन रहा है तो प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन आ जाएगा, और 1/m1 इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली और डी +1/m2 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, रिएक्टेंट जो होगा हमेशा निगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा और प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा जब भी रेट की बात करेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, ऑलवेज डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक एग्जांपल दिया हुआ, देखिए दिया है, नाइट्रोजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस है, 2NH3 गैस फॉर्म में बन रहा है, इसको N2+3H2 से 2NH3 अमोनिया बन रहा है। इसकी हमें रेट लिखने को कहते तो रेट कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए कोफिशिएंट 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 1/1 1 होगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग है, कंसंट्रेशन इसका डिक्रीज होता है रिएक्टेंट का। सिमिलरली H2B रिएक्टेंट है, लेकिन यहाँ देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिया चूंकि निगेटिव है, चूंकि रिएक्टेंट है। राइट साइड में अमोनिया बन रहा है, +1/2 से करा है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री देखिए यहाँ कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 NH3 डेल्टा टी, ये एवरेज रेट की फॉर्म में आ गया।
अब आती है यूनिट्स। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है? यूनिट हमेशा क्या होती है? मोल, एम मोल पर लीटर पर सेकेंड, और मोल पर लीटर पर सेकेंड, सेकेंड लीटर माइनस वन, सेकेंड माइनस वन उसको ऊपर ले जाते हैं तो माइनस वन में फॉर्म में आ गया। सिमिलरली अगर मिनट में दिया है तो मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा, मोल पर लीटर पर मिनट हो जाएगा। और गैसियस रिएक्शंस, अगर गैस है, अगर कंसंट्रेशन है सोल्यूशन फॉर्म में तो मोल पर लीटर में लिया जाएगा, और गैस है तो एटमॉस्फेयर पर सेकेंड फॉर्म में लिया जाएगा, और एटम सेकेंड माइनस वन या एटम मिनट माइनस वन हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस रेट, जैसा कि ऊपर बताया था कि अगर ए से बी हमें इंस्टेंटेनियस जाना है किसी पॉइंट पे, देखिए ये किसी पॉइंट पे पी पॉइंट पे इसको निकालना है हमें, तो वहाँ पे डी ए बाई डी टी निकालेंगे, डी बाई डी टी अगर रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का निकालेंगे, ए रिएक्टेंट है और बी क्या है? प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का डी वी बाई डी टी देखेंगे विद प्लस साइन। क्योंकि एम क्या होता है? स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप क्या होता है? एम इक्वल टू हमेशा क्या होता है? टेन थीटा स्लोप होता है, तो ये वैल्यू निकल आएगी। सेंटर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी जब निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू आ जाएगी। रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन में तो स्लोप ऐसे आ रहा है, और प्रोडक्ट के लिए देखिए पॉजिटिव साइन में तो इसका स्लोप ऐसे आ रहा है, दोनों साइन के साथ दिए हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, रेट अगर आपको लिखनी हो, एवरेज रेट लिखनी है, एवरेज जहाँ यूज करेंगे तो वहाँ हमेशा क्या आएगा? डेल्टा आएगा। 2N2 है, 2 मोल्स इसके दिए हैं, 4NO2 प्लस O2 बन रहा है। अब देखिए स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करा, 1/2 करा, डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी लिखा, चूंकि रेट क्या होती है? कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है तो वो लिख दिया, और माइनस साइन है चूंकि डिसअपेरेंस है कंसंट्रेशन का, मतलब कम हो रहा है, घट रहा है, इसलिए लिए। यहाँ 4 था तो 4 से डिवाइड कर दिया, प्लस में ले लिया चूंकि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में यहाँ देखिए 1 था तो 1 के लिए ले लिया डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी। वन लाइन मेमोरी अगर फॉर्मूला का आपको याद करना हो तो कैसे हो जाएगा? रिएक्टेंट हमेशा निगेटिव साइन के साथ होता है, प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होता है, एवरेज रेट हमेशा डेल्टा में लिखी जाती है, इंस्टेंटेनियस रेट आपकी डी बाई डी टी में लिखी आती है, और ऑलवेज डिवाइड बाई कोफिशिएंट, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से ऑलवेज डिवाइड करते हैं। रेट का जब भी फॉर्म में लिखना होता है कि कैसे लिखना है रेट को, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। की पॉइंट्स क्या होते हैं? की पॉइंट्स लिखे हुए हैं, देख लीजिए। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ द रिएक्शन स्पीड, रिएक्शन की स्पीड जो होता है वो हमें केमिकल काइनेटिक्स में बताता है। रिएक्टेंट कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है? देखिए डिक्रीज होता है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होता है, किसके साथ होता है? विद टाइम होता है। एवरेज रेट होती है ओवर ए फाइनाइट टाइम इंटरवल, मतलब T1 से T2 होती है। इंस्टेंटेनियस रेट किसी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे बता दिया, T0 मान लेते हैं, मतलब उस टाइम पे निकालना है जस्ट। माइनस साइन यूज करा जाता है फॉर रिएक्टेंट, प्लस साइन यूज करा जाता है प्रोडक्ट के लिए। ऑलवेज डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री जो ऊपर हमने बताया वो की पॉइंट फॉर्म में लिख दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है, रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। यूनिट ऑफ रेट क्या होती है? मोल पर लीटर पर सेकेंड, और अगर गैस है, अगर ये गैस है तो गैस में क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर हो जाता है, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड या एटमॉस्फेयर पर मिनट गैस के लिए आ जाएगी। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बताया था कि ये पूरी डेफिनेशन लिखी है, आप पढ़ सकते हैं सिंपल, लेकिन मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट एट दैट इंस्टेंट raised to the power which are numerically equal to the numbers of their respective molecule in the stoichiometric equation describing the reaction। अब ये बहुत लंबा इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन बेसिकली 12th वालों के लिए लिखना होता है, कभी कभी एग्जाम बोर्ड में आ जाते हैं क्वेश्चन, तो उसमें आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ती है। सिंपल क्या है भी आपको मैं बता देता हूँ कैसे होता है इसको। एक्टिव मास, जब भी मास में एक्टिव मास लिखा जाता है तो एक्टिव मास क्या होता है? मोलर कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम इन लीटर, मोल पर लीटर। एक्टिव मास को लिखा जाता है मोल पर लीटर में, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करने का तरीका होता है वो हमेशा क्या होता है? उसको ब्रैकेट के अंदर, बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एक्टिव मास को जब भी लिखेंगे तो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, एक्टिव मास होता है मोल पर लीटर में। रेट एक्सप्रेशन ऑफ ए सिंपल रिएक्शन, अगर हमें कोई रिएक्शन ए से बी हमें बनाना है, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है, तो उसकी रेट कैसे लिखी जाएगी? dx बाई dt रेट होती है, प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? ए के, क्योंकि रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा रिएक्टेंट के लिए आता है, dx बाई dt बराबर के ए हो जाएगा। और देखिए एक्टिव मास की फॉर्म में लिख दिया गया ये है। सर अभी डिफिनेशन ये ऊपर लिखी थी, ये बहुत लंबी चौड़ी थी, नहीं समझ में आया, अभी उसी चीज को मैं नीचे बता रहा हूँ, सिंपल एक स्टेप का था। अब देखिए के यहाँ पे जो लिखा था वो क्या होता है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको याद कर लीजिएगा कि रेट को जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? के लिखते हैं, ये के होता है, और जो के होता है आपका वो क्या होता है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। और जनरल रिएक्शंस, जनरल रिएक्शंस में क्या होता है? देखिए ए से बी बन रहा है, मतलब ए क्या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। बी के लिए स्मॉल बी स्मॉल ए, प्रोडक्ट उसका कोई बन रहा है, तो जो
रूल जो कह रहा था लॉ मास एक्शन का, वो क्या कह रहा था कि जो रेट होती है, रेट क्या होती है, dx बाई dt। ये रेट जो होती है ये प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक्टिव मास ए के, बी के। एक्टिव मास किसके हैं, रिएक्टेंट के दिए हुए हैं। इसके क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो उसकी पावर में आते हैं, वो उसकी कहाँ आते हैं, पावर में आते हैं। देखिए dx बाई dt लिखा, ए की पावर कोफिशिएंट इसका कहाँ आ गया, पावर में आ गया। बी लिखा, एक्टिव मास लिखा, इसकी पावर में आ गया। तो dx बाई dt रेट जब लिखेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बताएंगे, जिसको के हम कह रहे हैं, के को क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर ए, बी की पावर बी आ जाएगा। यही आपको इसमें बता रहा था। अब मैं देखिए आपको बताता हूँ फिर से पढ़ के। एट ए गिवन टेम्परेचर द रेट ऑफ द रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास। प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास मतलब ए और बी। देखिए ए और बी के एक्टिव मास क्या था, इसके होता है एट द इंस्टेंट रेस टू द पावर विच आर न्यूमेरिकली इक्वल टू द नंबर ऑफ दियर रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स इन द स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन। मतलब मॉलिक्यूल दिए हैं। अगर सपोज मैं यहाँ पे इसके एग्जाम्पल में आपको लिख के दे दूं कि यहाँ पे 2a है प्लस 3b है और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो मेरे को रेट लिखनी होगी dx बाई dt, और मैं सिंपल कह दूं रेट लिखना है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, a की पावर स्क्वायर हो जाएगा और b की पावर क्यूब हो जाएगा। ये ही आपका जो लॉ कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो कहता है वो यही कहता है जो था। यूनिट्स ऑफ द रेट कांस्टेंट क्या होती हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होती है, इफ कंसंट्रेशन इज टेकन मोल पर लीटर, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस एन और टाइम माइनस 1। ये एक स्टैंडर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है या फॉर्मूला है। आप इसको जहन में अपने बैठा लीजिए, याद कर लीजिए, रिमेंबर इट, कि ये के क्या होता है। जब भी आपसे एग्जाम में रेट कांस्टेंट पूछता है, या आपसे एग्जाम में कभी कभी आगे भी आपकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर आएगा, उसमें ये रेट का अभी फॉर्मूला आएगा, उसमें आप बताएंगे उसमें। तो के को जब भी लिखते हैं तो आप हमेशा ध्यान कर लीजिए, मोल पर लीटर 1 माइनस एन टाइम की पावर माइनस एम। इसको आप किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर होगा उससे आप के की यूनिट को निकाल सकते हैं। एन जो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, एन जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। पार्शियल प्रेशर अगर लिया जाएगा, प्रेशर अगर है गैस फॉर्म में है तो उसको एटमॉस्फेयर, जहां पे मोल पर लीटर लिखा है वहां पे क्या लिख देंगे, एटमॉस्फेयर लिख देंगे। और टाइम को टाइम लिखेंगे, टाइम -1 है। टाइम कुछ भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, सेकंड में हो सकता है। देखिए लिखा है ना, प्रेशर में भी टेकन इन पास्कल और बार, जिसमें यूनिट दी होगी आपकी। नोट, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टू फैक्टर्स। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी या कैटलिस्ट पे करेगी। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, रिएक्ट नहीं करता है, बट इट कैन आइदर इंक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन और डिक्रीज द रेट ऑफ द रिएक्शन। और दूसरा टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है हमेशा। टेम्परेचर रेट कांस्टेंट जो होता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाएंगे तो रेट कांस्टेंट घटेगी। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट कांस्टेंट इज के। या के आपको दिया हुआ है लीटर मोल -1 सेकेंड माइनस में। यूनिट ऑफ के क्या है, मोल पर लीटर 1 माइनस होता है। आपसे क्या निकालने कह रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब एन निकालने को आपसे कह रहा है कि एन कितना होगा। तो आपको स्टैंडर्ड में बताया था कि इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। के इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर 1 माइनस एन होता है। और लीटर पर मोल, अगर लीटर पर मोल कर देंगे, अगर ऊपर नीचे कर देंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को, तो 1 माइनस एन किसके बराबर हो जाएगा, एन माइनस। आप इसको भी याद कर सकते हैं, दोनों सेम चीज है। कंपेयरिंग द पावर्स, पावर को कंपेयर कर दीजिए। अब उसमें आप देखिए ये यूनिट लिखी हुई है, लीटर पर मोल में लिखी हुई है, तो लीटर पर मोल हो गया और n-1 हो गया। तो n-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 दिया हुआ है। n-1 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो ये किस में हो जाएगा, ये कैसे दिया हुआ है, देखिए ये लीटर अपॉन, देखिए मोल दिया, लीटर अपॉन मोल हो गया और पर सेकेंड हो गया। तो लीटर अपॉन मोल देखिए n-1 है और ये कितना है, ये 1 है। तो n-1 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो n बराबर कितना होगा, 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वही दिया हुआ, देखिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है कि n बराबर 2। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको निकालना होगा तो कैसे कर सकते हैं, ये इससे निकाल सकते हैं। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए के का, कि के क्या होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे यूनिट पूछा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो वहाँ ऑर्डर पूछा था, यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन वेयर द रेट लॉ इज गिवन। रेट लॉ दिया हुआ है, रेट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया तो के आ गया, रेट कांस्टेंट है, ए आपका एक्टिव मास है, कंसंट्रेशन है, पावर 3/2 है, ये -1 है। तो
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व इन रेट लॉ। देखिए यहाँ पावर कितनी दी हुई है, 3/2 दी हुई है, यहाँ पे -1 दी हुई है, तो दोनों को ऐड करेंगे पावर सम को, तो कितना हो जाएगा 1/2। अभी कितना आ गया, 1/2 आ गया, तो 1/2 आया जब, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगी, लीटर पर मोल में क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर में 1 माइनस है, तो लीटर पर मोल में n-1 सेकंड -1 आ जाएगा। अब यहाँ n की जगह यहाँ कितनी निकालेंगे वैल्यू, देखिए निकाली हुई 1/2 निकाली है, तो 1/2 -1 करेंगे तो यहाँ पे यूनिट आ जाएगी लीटर -1/2, मोल 1/2 सेकंड। तो ये इसकी यूनिट आ गई, इसकी यूनिट आ गई, के की यूनिट आ गई। के को भी हमने बताया था ना पीछे, के अगर यूनिट कभी के की निकालनी होगी तो क्या हो जाएगा, वो के बराबर क्या होता है, लीटर अपॉन मोल n-1, जो कि यहाँ पे दिया है, या इसको दूसरी फॉर्म में लिख सकते हैं और टाइम का सेकेंड -1, या लिख सकते हैं मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड, दोनों सेम है। लीटर पर मोल करेंगे तो माइनस चला जाएगा, तो वो n-1 हो जाता है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, आरएनएस थ्योरी ऑफ द रिएक्शन रेट, मतलब इसी में आरएनएस एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था, उनकी बेस पे थ्योरी बनी हुई थी। कोलिजन थ्योरी किस चीज पे डिपेंड करती है, देखिए कोलिजन थ्योरी डिपेंड करती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी z पे डिपेंड करती है, इफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करती है, इनइफेक्टिव कोलिजन पे डिपेंड करती है। तो मतलब क्या आपके होते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ कोलिजन जो होंगे पर सेकंड होंगे पर यूनिट वॉल्यूम और रिएक्शन मिक्सचर में वेरी हाई इन ऑर्डर, मतलब ये क्या होता है, बहुत हाई होते हैं ऑर्डर में, और बाइनरी कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव ये बेसिकली लिखा गया कि आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। कोलिजन दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, these are very few compared to the total. Ineffective collision क्या होते हैं, collision that do not form products, तो molecules collide and bounce back due to wrong orientation at or low energy। अगर orientation उनका सही नहीं है तो वो प्रॉपर वे में कोलाइड नहीं करेंगे, तो वो कैसे कहलाते हैं, इनइफेक्टिव कोलिजन कहलाएंगे, वो प्रोडक्ट आपको नहीं देंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपको ये देखना है कि 10^20 कभी कभी एग्जाम में आती है कि कितनी होती है बाइनरी आपके कोलिजन के लिए। इनइफेक्टिव कोलिजन क्या होता है, उनका ओरिएंटेशन सही नहीं होता है, तो वो आपको कभी भी प्रोडक्ट नहीं देंगे। एनर्जी बैरियर, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट possess as to make the chemical reaction to occur is known as थ्रेशोल्ड एनर्जी। एनर्जी बैरियर ये पूछ रहा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी पूछा क्या होता है, ग्राफ होता है इसका, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, एनर्जी होती है, ये ग्राफ इस फॉर्म में आता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग इफेक्टिव, ये यहाँ पे जो आता है इफेक्टिव कोलिजन होता है, यही इफेक्टिव कोलिजन देगा जब मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाएगी। ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। अभी आपको इसके पूरा इसका पूरा मैं ग्राफ बताऊंगा कैसे। ई जो होता है करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम और थ्रेशोल्ड एनर्जी फॉर द इफेक्टिव कोलिजन, जो आपको चाहिए होता है। एक्टिवेशन एनर्जी आता है, the minimum amount of energy required by the reactor molecule to take part in a reaction is called the activation energy। minimum of energy जो चाहिए होती है वो किसमें टेक पार्ट इन रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। अब इसमें एक्टिवेशन, ये ग्राफ के अभी तरह बताऊंगा मैं आपको। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टर मिलकर, और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। सर ये क्लियर नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है, तो देखिए जब भी हम थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, बॉटम से होगी। अगर मैं कोई एनर्जी का ग्राफ ले लूँ तो ये बॉटम से एनर्जी, ये कैसी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी ये आ गई। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर हो रही है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो रिएक्टेंट की एनर्जी होगी, ये कैसी एनर्जी, रिएक्टेंट, ये एनर्जी की रिएक्टेंट हो गई, और ये क्या होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर आ गई, ये एक्टिवेशन एनर्जी और रिएक्टेंट एनर्जी के बराबर आ गए। वही लिखा हुआ थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, ये एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी है प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी ये है। ये जो डेल्टा ई दिखा रहा है ये बेसिकली क्या है, एंथैल्पी जिसको बोलते हैं, वही एंथैल्पी है, डेल्टा ई एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या होता है, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट जो एनर्जी होती है, और अगर निगेटिव है तो कैसे होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और अगर पॉजिटिव है तो कैसा होती है, एंडोथर्मिक होती है। ये एक्सो और एंडो होती है। डेल्टा एच अगर मैं बोलूँ नेगेटिव है तो एक्सो, और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो एंडो। एक्सो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, दोनों में अंतर इतना होता है।
तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, बेसिकली इसको बताना जरूरी था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन से आपको समझ में नहीं आया क्या होगा। कि देखिए लिखा है ना, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पजेस एज टू मेक द केमिकल रिएक्शन टू अकर। तो यहाँ पे ग्राफ के द्वारा ये था, इस तरह का ग्राफ आता है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए ए प्लस बी क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट दिया हुआ है, और ये सी प्लस डी क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, कम है, रिएक्टेंट की ज़्यादा है। तो अगर मैं डेल्टा जिसका निकालूं तो क्या होगा, एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। अब अभी मैंने बताया था कि एच रिएक्टेंट इसकी ज़्यादा है, इसकी एच प्रोडक्ट से, तो ये कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक का हो जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सोथर्मिक। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एच निकालेंगे, एच प्रोडक्ट हमेशा फॉर्मूला रहेगा, माइनस एच रिएक्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट की एनर्जी कहाँ है, कम है, प्रोडक्ट की एनर्जी कहाँ है, ज़्यादा है। ये देखिए ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये ज़्यादा है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। तो अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसकी एनर्जी कम है। अगर इसको मैं 10 ले लूँ, इसको 5 ले लूँ, तो कैसा जाएगा, पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव जब डेल्टा होता है तो क्या होता है, एंडो। एंडो मतलब क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो देखिए डेल्टा पॉजिटिव है तो ये एंडोथर्मिक हो गया। आई थिंक क्लियर है। डेल्टा ई बेसिकली क्या है, डेल्टा एच है भाई, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। अगर हम ये इसको बोलेंगे एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, और ये क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, और इसको जब ऐड कर देंगे तो वही थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। देखिए दिया है ना, डेल्टा एच बराबर क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर्मेशन माइनस एनर्जी वेपर। अब एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है कि ई ए फॉरवर्ड, इसके लिए क्या, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, मतलब डेल्टा एच को हम अगर लिख दें ई एक्टिवेशन एनर्जी अगर फॉरवर्ड की हो जाए, माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी किसकी हो जाए, बैकवर्ड की रिएक्शन की हो जाए। बैकवर्ड मतलब ये आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, और बैकवर्ड मतलब इधर से आ रही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए फॉरवर्ड, ई ए फॉरवर्ड जो होगी वो क्या होगी, वो ये होगी, ये फॉरवर्ड, और ये बैकवर्ड जो होगी वो क्या होगी, ये होगी। अगर मैं बोलूँ एक्स से वाई जा रहा हूँ तो ये फॉरवर्ड है, और दोबारा पूछ दूँ वाई से एक्स कितना आ जाएगा, तो ये बैकवर्ड हो जाएगी। ए प्लस बी से सी प्लस डी जा रहा है, और सी प्लस डी से जब ए प्लस बी जाएगा तो क्या होगा, तो उसी को डेल्टा एच बोलते हैं। तो डेल्टा एच दो फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है कि डेल्टा एच बराबर होता है एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, और कभी भी क्वेश्चन में डेल्टा एच बराबर पूछ देता है ए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ये दोनों फॉर्म में लिखा होता है, मीनिंग दोनों की सेम होती है। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक, और डेल्टा एच निगेटिव है तो एक्सोथर्मिक। एग्जाम्पल देखिए, लेट अस कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। जो ऊपर भी बताया था कि प्रोडक्ट आपका बनेगा या नहीं बनेगा, इफेक्टिव कोलिजन होते हैं और एक इन इफेक्टिव कोलिजन होते हैं, जो आपको बताया था। देखिए ऊपर भी आपको यहाँ बताया था इन इफेक्टिव कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन। तो जो फॉर्मेशन प्रोडक्ट का देखता है, अगर बाइनरी जो हमारा मॉलिक्यूल है वो अगर प्रोडक्ट बना रहा है, कैसे बना रहा है, तो उसको देखिए ऐसे देखिए। अब देखिए यहाँ N2 है, 3 एटम दिए हुए हैं, CU है, इससे क्या बन रहा है, N2 बनना है और CO2 बनना है। तो N2 कैसे में लिया, ये N2 इस तरह से लिया, CU ये लिया। अब इसमें से C से N टकरा रहा है, तो ओरिएंटेशन है, बेसिकली ये क्या है, ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ से प्रोडक्ट कुछ नहीं बनता है, CN से कुछ प्रोडक्ट बनता नहीं बनता है। लेकिन प्रॉपर कोलिजन अगर होगा तो अगर कैसे होगा कि ये O वाला अगर C से टकरा रहा है, देखिए ये इससे कोलिजन टकराएगा तो क्या दे देगा, OCO, ये देखिए CO2 दे देगा, और दूसरा क्या निकलेगा, N2। हॉस्पिटल में गैस होती है, रिलीज होती है, इनर्ट गैस होती है। तो ये देखिए इसको इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे हम। कैसा कोलिजन कहलाएगा, इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। और ये क्या होगा, इन इफेक्टिव कोलिजन होगा। ये कैसा होगा, इन इफेक्टिव कोलिजन होगा। रेट क्या होता है, dx बाई dt। माइनस माइनस किसके लिए होता है, रिएक्टेंट के लिए लिखा आता है, और प्रोडक्ट के लिए क्या आता है, पॉजिटिव में लिखा जाता है, जैसा कि पहले ने बताया था। क्योंकि कंसंट्रेशन रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है, प्रोडक्ट रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है, इसलिए पॉजिटिव होता है। क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रिक्शन ऑफ द इफेक्टिव कोलिजन। कोलिजन फ्रीक्वेंसी z थी, तो देखिए यहाँ z लिखा हुआ है, और दूसरा क्या लिखा, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। तो अब इसको फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन ये लिखा है। लेकिन जब इसको दूसरी भाषा में इसको या दूसरे फॉर्म में लिखते हैं तो रेट को कैसे लिखते हैं कि एक Z11 मतलब 11 सेम टाइप हो गया, देखिए कोलिजन नंबर ऑफ लाइक मॉलिक्यूल, और अनलाइक, अनलाइक लाइक मतलब N2 हो गया, अनलाइक में मतलब क्या हो गया, H2 हो गया, अनलाइक हो गए, CO हो गया, अनलाइक हो गया, और H2 क्या हो गया, लाइक हो गया। ये कैसे हो गए, ये लाइक हो गए, और ये क्या हो गए, अनलाइक हो गए।
दोनों में अंतर इतना हो गया, इसलिए 1 1 दिया सेम और 1 2 अनलाइक। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी तो वही उसने लिखी है, लेकिन यहाँ फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन के लिए क्या है, फ्रैक्शन ऑफ द कोलिजन विद द रिक्वायर्ड एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो गया, ये ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी होता है। और दूसरा क्या है, रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन, ये क्या दे रहा है, ओरिएंटेशन अपने को दे रहा है। तो इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया था, पी दिया हुआ, पी का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी और रिक्वायर्ड ओरिएंटेशन होता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो यही होते हैं कि लो ई ए मतलब मोर इफेक्टिव कोलिजन। अगर ये एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो इफेक्टिव कोलिजन होगा, तो रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। अगर मैं जैसे बोल दूं आपको कि एक ग्राफ रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ये है और ये एनर्जी ऊपर वाई एक्सिस में है, एक ग्राफ आपकी एनर्जी का एक ये जा रहा है और दूसरा ग्राफ आपका ये जा रहा है, तो आप किस में बोलोगे रिएक्शन फास्ट होगी, ये 1 नंबर में या 2 नंबर में। तो चूंकि इसका एनर्जी बैरियर देखिए ज़्यादा है, तो इसमें रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी, ये रिएक्शन स्लो होगी। और जो छोटा है एनर्जी बैरियर वो उसके लिए रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। वही लिखा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी, ये बॉटम से नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ से आती है। तो लो एक्टिवेशन एनर्जी मींस मोर इफेक्टिव कोलिजन, फास्ट रिएक्शन। अगर हाई एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो लेस इफेक्टिव कोलिजन और स्लो रिएक्शंस होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसको देख लीजिएगा। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आएगा वीडियो को रिवर्स करके देखिएगा, जो मैंने बताया है वो उस ग्राफ में पूरा डिटेल में मैंने बताया आपको क्या होता है। ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी है। अगर ये ग्राफ का बैरियर ऊपर चला जाएगा तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर मैं 2 ले लूँ, इसको 1 ले लूँ, तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी, ये वाली रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। और जिसमें ज़्यादा एनर्जी बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वो कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। आई थिंक क्लियर है बच्चों आपको ये। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, मोर मॉलिक्यूल गेंस ई ए, मतलब इफेक्टिव कोलिजन का ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगी तो मोर इफेक्टिव कोलिजन हो जाएगा, रेट कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको इफेक्टिव कोलिजन रेट बढ़ेगी और रेट उसमें इंक्रीज हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पे। So effective collision occur when molecules have sufficient energy equal or greater than EA and proper orientation. Orientation proper होगा तभी effective collision कहलाएगा। दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, sufficient एक तो एनर्जी होनी चाहिए और proper orientation होना चाहिए, जो कि देखिए इस फॉर्म में लिया है कि जब भी रेट लिखी जा रही है तो कैसे लिखी जा रही है, Z सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स अनलाइक हो गए। एनर्जी एक्टिवेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है ई रेज टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ एक्टिवेशन आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर केल्विन में होता है, पी ओरिएंटेशन है। अब इसमें आता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। एक तो होता है नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, नेचर ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कैसा है, गैसेस स्टेट में या लिक्विड स्टेट में, सॉलिड। तो इसका ऑर्डर देखिए क्या होता है, सॉलिड स्टेट से ज़्यादा लिक्विड होता है, लिक्विड से ज़्यादा गैस स्टेट होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर जब बोलेंगे तो इस सॉलिड स्टेट का कम होगा और गैस स्टेट का ज़्यादा हो गया। सिमिलरली होमोजीनियस सिस्टम होगा, उसका जो आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा ज़्यादा होगा, और हेट्रोजीनियस का रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्शन, साइज कैसा है, इन पाउडर फॉर्म स्टेट रेट ऑफ रिएक्शन इज मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज़ पाउडर फॉर्म में वो ज़्यादा सरफेस एरिया लेगी तो रेट आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एज सरफेस एरिया इज मैक्सिमम। और जो कोई सॉलिड फॉर्म में दिया उसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी। तो पाउडर फॉर्म में इसीलिए कह रहा है फिजिकल साइज ऑफ द रिएक्टेंट कैसा है, छोटा है बड़ा है, पाउडर फॉर्म में कैसा है। केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, अगर कोई रिएक्शन ली 2NO हमने O2 से बनाया, 2NO2 एक CH4 से 2O2 लिया, CO2 प्लस H2O बनाया है, ये कंबशन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर बनना है, और नाइट्रिक ऑक्साइड का हमने ऑक्सीडेशन करा तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो कह रहा है कि बताइए इसमें केमिकल नेचर ऑफ द रिएक्टेंट जो है कैसा होगा, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी, स्लो होगी। तो अगर मोर बॉन्ड होंगे तो ज़्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसके लिए, तो रेट कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। जिसमें बॉन्ड हमारे कम होंगे, कम बॉन्ड हमें तोड़ने पड़ेंगे, तो उसमें एनर्जी कम चाहिए होगी, तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी। तो देखिए लिखा है ना, द फर्स्ट एक्शन इज फास्टर। ये फर्स्ट एक्शन कैसी है,
पहली रिएक्शन 2 वाली फास्टर कंपेयर टू सेकेंड CH4। CH4 क्यों? क्योंकि CH4 में कितने बॉन्ड बनने हैं? 4 बॉन्ड बनने हैं यहाँ पे, और NO में हमारे कितने बनेंगे? अगर बनाएगा तो कितने बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बना देगा। तो 3 बॉन्ड जो होते हैं फर्स्ट रिएक्शन बॉन्ड टू बी ब्रोकन इजिली, मतलब इजी तोड़े जा सकते हैं। सेकंड रिएक्शन में क्या होगा? CH के बॉन्ड आर टू बी ब्रोकन। तो किसमें ज्यादा बॉन्ड तोड़ने पड़ रहे हैं? CH4 में। और फर्स्ट रिएक्शन में तो वही कह रहा है, फर्स्ट रिएक्शन इज फास्टर। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चाहिए होता है। A+B हमारा रिएक्टेंट है और C+D हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट। तो रेट किससे डिपेंड करती है? रिएक्टेंट पे। KAB एक्टिव मास लिखते हैं तो इसकी 1 1 था तो पावर में 1 1 लिखी नहीं है, एक्टिव मास का फॉर्मूला हो गया ये। लॉ ऑफ मास एक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसका? डिक्रीजेस विद द पासेज ऑफ द टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? टाइम के साथ घटती है। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में देखिए घट रही है टाइम के साथ में। एज कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A and B will increase as reactant A and B will decrease। A और B का डिक्रीज कर रहा है। अब एक फॉर्मूला भी आएगा, आपको बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड रिएक्टेंट में क्या होता है कि वहाँ पे कंसंट्रेशन जब लिखा आता है किसी टाइम t पे, ये इनिशियल है e⁻⁻kt फॉर्मूला होता है, वो लिखा जाता है, इसीलिए इसको ग्राफ जो आया वो ऐसे आया हुआ है। और रेट, चूंकि रेट था तो रेट क्या होता है? रेट बराबर क्या होता है? k, और a होता है किसी टाइम पे तो k तो कांस्टेंट हो जाता है, और a का फॉर्मूला जब लिखते हैं तो रेट इस तरह घटती हुई दिखाई गई है। रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन। अब देखिए लेट अस कंसीडर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन जब भी होगी तो उसमें क्या होगा? इस तरह के एरो बने होंगे, फॉरवर्ड और बैक आधे आधे बने होते हैं, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? के फॉरवर्ड हो जाएगा A और B। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? के भी लिखेंगे, C और D। और इनका जो रेशियो होता है वो के क्या होता है? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। तो देखिए ये रिएक्शन नीचे जा रही है तो कैसी होती है? रेट ऑफ फॉरवर्ड है, और ये क्या है? रेट ऑफ बैकवर्ड है। अब जिस पॉइंट पे दोनों मिल जाते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम गेन होता है, दोनों इक्विलिब्रियम पे आ गए। पहले घट रहा था, ये बढ़ रहा था, बाद में इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब रिएक्शन बंद नहीं हुई है, जितना रिएक्टेंट बनना उतना प्रोडक्ट बनना है, जो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना है। ये रिएक्शन चले लेकिन रुकी हुई दिखती है हमें, लेकिन होती नहीं है, ये रिएक्शन हो रही होती है क्योंकि रिएक्शन हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम। लेट अस कंसीडर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए ऑर्डर आ गया, जो हमने आपको पीछे फॉर्मूले में बताया था ना कि एन क्या होता है? एन जो होता है आपका ऑर्डर होता है, बताया था पीछे में एन ऑर्डर होता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया है। लेट अस कंसीडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या? ए है, एक प्रोडक्ट है, रेट है, लॉ ऑफ मास एक्शन की तरह लिख दिया। जीरो ऑर्डर मतलब जीरो है, उस पर लिखा जाएगा तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी रेट। जब कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगी तो रेट बराबर क्या आ जाएगा? ये आ गया। तो ये देखिए लाइन ऐसे दे दी, उसके बाद ये ऐसे टाइम आ जाएगा इसका। कांस्टेंट है। जीरो ऑर्डर में रेट कंसंट्रेशन पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल प्रोसीड विद कांस्टेंट रेट एंड द रेट विल ड्रॉप टू जीरो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ये एंड ऑफ द रिएक्शन है, यहाँ पे कैसे गिर गया? जीरो हो गया। और कैसे दिया है? कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। द रेट ऑफ रिएक्शन आर अप्रोक्सीमेटली डबल और ट्रिपल फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। क्या कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर रेट ऑफ रिएक्शन को टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो डबल और ट्रिपल हो जाती है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है, वो क्या होती है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ये होता है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट्स ऑफ ए रिएक्शन एट टू टेम्परेचर डिफरिंग बाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट लिखना है तो उसका फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये फॉर्मूला होता है के टी प्लस 10 और के टी दिया हुआ है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ट्वाइस या 2 to 3 इट इज म्यू से डिनोट करते हैं, लाइज जनरली बिटवीन 2 and 3। फॉर्मूला क्या होता है? के T2 किसी T2 टेम्परेचर पे है, T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट जो है रेट ये है। म्यू इसका क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है? इट रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ये देखिए इसको ये दिया है। फिर अब इसका फॉर्मूला जब लिखते हैं कि फॉर्मूला T2 माइनस T1 अपॉन 10 न्यू डेल्टा T बाई 10। इस पे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में भी, नीट में भी, और जेई मेंस एडवांस तक में क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं इसी पे। थोड़ा आप अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा आपको लगेगा टिपिकल टाइप का, लेकिन अगर एक दो बार इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो आपको बता रहा हूँ। इट इज म्यू वैल्यू लाइज बिटवीन 2 and 3। किसकी वैल्यू 2 3 लाई करती है? म्यू की। म्यू क्या है आपका? टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये जिसकी बात कर रहे हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं।
टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो हीट एनर्जी सप्लाई होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स इसकी बढ़ रही है, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की। तो रेट ऑफ रिएक्शन नंबर ऑफ कोलिजन प्रोपोर्शनल टू ये, मतलब इस शब्द के पूरा उसी फॉर्म में लिख दिया गया है कि क्या हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज की। क्यों टेम्परेचर बढ़ाने में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, वो ये बताया गया है कि इसलिए बढ़ती है रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया, हीट एनर्जी सप्लाई करी, हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स या एटम जो कोलाइड कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनमें नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। अब इसी पे आरएनएस सजेस्टेड एन इक्वेशन, आरएनएस थोड़ी थी, आरएनएस का फॉर्मूला था स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट जो होता है के इक्वल टू क्या होता है ए क्या होता है ये भी आपको नीचे भी लिखा हुआ है, दिखाएंगे सब। तो फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है ए ई की पावर माइनस ई एक्टिवेशन एनर्जी आर गैस कांस्टेंट टी टेम्परेचर एट किसी टेम्परेचर केल्विन में आपको लिखा जाएगा। इसका ग्राफ करेंगे, अब लॉग दोनों साइड ले लीजिए। इसका ग्राफ ग्राफ बहुत पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा आप, ग्राफ एग्जाम में बहुत आता है। लॉग लिया 10 लिया, एल भी ले सकते हैं, एल को चेंज करते हैं तो 2.30, अगर एल का भी दिया हुआ है उसको लॉग में चेंज करेंगे टू दी बेस तो 2.30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2.303 से, तो लॉग 10 हो जाता है। ये लिया y बराबर एम एक्स सी के बराबर कर, सी क्या है हमारा, ये है लॉग 10 ए और m क्या स्लोप है। तो देखिए ये स्लोप ऐसे आता है निगेटिव में, तो निगेटिव स्लोप हमेशा ऐसे आता है, और पॉजिटिव स्लोप कैसे आता है ऐसे। पॉजिटिव स्लोप ये देखिए ये पॉजिटिव स्लोप और ये कैसा स्लोप है निगेटिव स्लोप। एल देखिए लिखा हुआ ये दिया हुआ है। अब कुछ नहीं है, बस खाली ये इस तरह ग्राफ आपके आ जाएंगे। के रेट कांस्टेंट है, ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, जो यूनिट के की होती है वही के की यूनिट जो यूनिट आएगी वही ए की यूनिट होती है। एग्जाम में कभी कभी पूछा आता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर की यूनिट जो के की यूनिट होगी वही ए की यूनिट होती है। ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी होती है। 2 टेम्परेचर होंगे T1 T2। अगर हमें 2 टेम्परेचर पे, इस पर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद कर लीजिएगा। याद क्या बेसिकली डिराइव करा हुआ है, आप उस पर इसको लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको 2 रिएक्शंस लिखनी है, एक K1 पे ले लीजिए, T1 ले लीजिए, ये वही सेम चीज़ है, लॉग ले लीजिए। अब एग्जाम में तो आप बार बार लिखेंगे नहीं, इसको इस तरह लिख के सॉल्व करेंगे, तो इसलिए याद करने के लिए बोला जाता है कि लॉग 10 K2 अपॉन K1 E अपॉन 2.303 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, जहाँ पे T2 विल बी ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर दिया होगा। तो इसमें से आपको जो भी पूछे एग्जाम में निकाल सकते हैं। 1 और 2 के ग्राफ है, स्लोप है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी एंड इंटरसेप्ट ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर। आपको जब भी पूछा जाएगा कैसे दिया है, 1 है 2 है। इन रिएक्शन 2 देखिए, रिएक्शन 2 दी हुई है, रिएक्शन 2 है, रिएक्शन 1 है। इन रिएक्शन 2 द मॉडुलस ऑफ स्लोप इज ग्रेटर देन, जैसे यहाँ पे देखिए कोई रिएक्शन दी होगी, ये 2 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ है, इसका स्लोप ये दिया हुआ है, 1 नंबर का स्लोप ये दिया हुआ है, ये स्लोप 1 नंबर का, ये 2 नंबर का स्लोप दिया हुआ है। द मॉडुलस ऑफ स्लोप इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, इसका स्लोप ज़्यादा है, देखिए 2 नंबर का स्लोप आपका ज़्यादा है 1 नंबर से। तो स्लोप ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, स्लोप ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे स्लोप किसके बराबर था, ये देखिए स्लोप ये दिया हुआ है एम इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.3, तो स्लोप किसके प्रोपोर्शनल हो गया ई ए के। तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा, 2 का स्लोप ज़्यादा है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो रेट स्लो हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो उसकी रेट फास्ट हो जाएगी। अब इसी में से आपको क्वेश्चन पूछ दिया कौन सी फास्ट होगी, तो फर्स्ट फास्ट होगी और सेकंड स्लो होगी। ये स्लो हो जाएगी क्योंकि ज़्यादा है, और ये कैसे, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो कैसे हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ये कुछ ग्राफ दिए हुए हैं कि कभी कभी एग्जाम में अगर पूछा जा सकता है, अगर नहीं पूछा कि ये नॉर्मली रेट होती है, रेट में नॉर्मल रिएक्शंस होती है हमारी, उसका रेट कैसे बढ़ती है, ऐसे बढ़ती है। एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, अचानक ऐसे चला होता है, अचानक एक्सपोर्ट कर जाता है तो एकदम से बढ़ जाती है रेट। बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस होती हैं उनकी जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उसकी कैसे पहले बढ़ती है, बाद में क्या होती है घट जाती है। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे, 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मैक्सिमम होती है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, वो इस तरह का ग्राफ आता है। और एक रिएक्शन जो होती है 2NO प्लस O2 से 2NO2, तो 2NO2 बनना है, देखिए तो वो कैसी है, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, उसका ग्राफ ऐसे होता है, ये नीचे आ रहा है देखिए ये, तो क्या है ये निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। तो निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट की ये है रेट, नॉर्मल रिएक्शन की रेट जो बढ़ती है ये है, एक्सप्लोजिव वाली की ये है, और बायोलॉजिकल के लिए इस तरह का ग्राफ आता है, ऑक्सीडेशन के लिए
ये आपका कार्बन के लिए आता है। आरएनए इक्वेशन आपको बताई थी क्या, के इक्वल टू ए माइनस ए बाई आर टी होता है। फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू बी एक्टिव, अगर एक्टिव है तो के अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसको एक्टिव कहलाता है। ई ए जीरो है, टी इन्फिनिटी है, अब सिंपल है, ई ए को आप जीरो यहाँ जीरो रखेंगे तो ई की पावर क्या हो जाएगा, जीरो 1 हो जाएगा, तो के अपॉन ए क्या 1 हो जाएगा। अगर ये जीरो है और टी को इन्फिनिटी कर दिया, देखिए टी को इन्फिनिटी सिंपल देखिए माइनस ई ए अपॉन आर टी है, टी अगर ये इन्फिनिटी रखा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, तो ई जीरो 1 तब भी 1 हो जाएगा, तो ये भी तब भी के अपॉन ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसलिए कह रहा है कि फॉर रिएक्टिव मॉलिक्यूल टू बी एक्टिव, अगर एक्टिव करना है तो ये वैल्यू अगर पूछ दिया जाए तो ई ए जीरो रख दे या टी इन्फिनिटी रख दे तो एक्टिव हो जाएगा। वैल्यू एक्टिव मतलब कि आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू ए के फ्रीक्वेंसी फैक्टर के बराबर हो जाएगी। कब होगी, जब ई ए इक्वल टू जीरो हो जाए या टी इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए, मीन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो जाएगी। प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, अब देखिए दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव होता है दूसरा निगेटिव होता है। एक कैसा होता है, पॉजिटिव होता है कैटलिस्ट, और दूसरा कैसा होता है, निगेटिव होता है। द फंक्शन ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट लोअर द एक्टिव, मतलब एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा, कम करेगा। तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट, हमें रिएक्शन स्लो नहीं करानी, तो रिएक्शन फास्ट करानी होती है, जल्दी हमें प्रोडक्ट मिल जाए। एज पॉजिटिव पोल डिक्रीजेस ऑक्सीडेशन एनर्जी, हायर विल बी डायरेक्शन। ठीक कह रहा है बिल्कुल। और अपोजिट क्या होगा, निगेटिव का होगा, निगेटिव कैसे क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा। जब बढ़ा देगा तो हमारी रेट कैसी हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो वही चीज़ में लिखी हुई है, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो करता है और रेट को हाई कर देता है। निगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है और लोअर रिएक्शन रेट कर देता है। देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, अगर हमारी जनरल रिएक्शन देखिए कैसी जा रही है, ऐसे जा रही है। ये हमारी नॉर्मल रिएक्शन कोई होती, नॉर्मल रिएक्शन थी, हमने कैटलिस्ट को इसमें ऐड करा। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन को आइदर फास्ट कर सकता है या स्लो कर सकता है। तो अब देखिए ये कैटलिस्ट वाली येलो लाइन कैसी है, येलो लाइन कैसी है, देखिए कैटलिस्ट है तो उसने एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, ज़्यादा थी, देखिए देखिए इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा है, तो रिएक्शन को कोलिजन नंबर था, पोटेंशियल एनर्जी थी, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है। निगेटिव कैटलिस्ट की बात करेंगे तो देखिए ये जनरल हमारी रिएक्शन के साथ रिएक्शन प्रोडक्ट का बन रहा था और इसने कैटलिस्ट को देखिए बढ़ा दिया, निगेटिव कैटलिस्ट ने एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा दिया, तो एनर्जी को बढ़ा दी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो निगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। P रिप्रेजेंट द प्रेजेंट ऑफ कैटलिस्ट, अगर रिएक्शन को कैटलिस्ट प्रेजेंट है तो Kp लिख दिया, और अगर A डिनोट्स एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर A लिखा तो नॉर्मल जो आरएनएस इक्वेशन होती है वो लिखा, डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्मूला जाता है। कभी कभी एग्जाम में फॉर्मूला पूछ सकते हैं इसको कि क्या होता है, तो इसको इंटीलॉग निकाल देंगे या चार्ट मिलता है उसमें से वैल्यू निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, अब देखिए मॉलिक्यूलरिटी आ गई। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज द नंबर ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन सिंगल स्टेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक सिंपल होती है और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। सिंपल रिएक्शन होती है एक स्टेप में होती है, और कॉम्प्लेक्स जो होती है उसमें क्या होती है, मैनी स्टेप्स में होती है। रिएक्शन दो तरीके की होती है, सिंपल, सिंपल एक स्टेट, एक ये जो रिएक्शन दी कैसी है, सिंपल है, ये सब क्या है, ये सिंपल वाली है। कॉम्प्लेक्स क्या होती है, कई स्टेप्स में होती है। यूनिमोलिकुलर बोले तो एक इसमें मॉलिक्यूल ले रहा है, बाय मॉलिक्यूल ले तो दो ले रहा है, ट्राई मॉलिक्यूल है तो तीन ले रहा है। तो ये कैसी है, यूनिमोलिकुलर, बाय मॉलिक्यूल, ट्राई मॉलिक्यूल। इन अदर वे वी कैन से द मिनिमम नंबर ऑफ द रिएक्टिंग पार्टिकल्स आयन मॉलिक्यूल्स आइटम, कुछ भी हो सकते हैं उसके कोलाइड कर रहे हैं, कम टुगेदर इन डिटरमाइनिंग टू स्टेप फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलरिटी वही रिएक्शन कहलाती है, ये मॉलिक्यूलरिटी कहती है जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ले रहे हैं। एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O। H2O2 नॉर्मली कभी कभी 2H2O2 भी लिखा होता है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट ऑर्डर होता है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी इसका ऑर्डर भी वन होता है और मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी भी वन होती है, दोनों सेम चीज होती है, लिखा 2 होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 यहाँ देखिए बन दिया, H2O2 H2O प्लस 1/2 O2 बना रहा है। स्टेप फर्स्ट देखिए लिखेंगे, H2O2 से क्या बना, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनी स्लो। स्लो स्टेप जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ऑलवेज रिमेंबर, इसको याद कर लीजिए कि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, फास्ट वाला नहीं होता, ये स्टेप यही सी कंसीडर करी जाती है। तो H2O से बना रहा है, नेशनल ऑक्सीजन करा तो O से O कैंसिल हो जाएगा, जो मतलब ये 2 हो जाएगा, 2O से क्या हो जाएगा, जब 2O2, ठीक है सिंपल है, 2O2 हो गया,
टू हो गया, इससे क्या बना रहा था ओ टू, तो मैं एक ओ की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दूंगा तो टू ओ टू हो जाएगा। वही ये चीज़ लिखी है। स्टेप वन स्टेप टू थे, तो स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, मॉलिकुलरिटी क्या हो जाएगी वन। स्लो स्टेप कौन सा था ये। अगर मैं यहाँ पे टू भी कभी कभी एग्जाम में लिख के आ जाता है, टू एस टू ओ लिख के आता है, और अगर उसमें दे दिया तो मॉलिकुलरिटी इसकी याद रखिएगा वन ही होती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्लो स्टेप दो स्टेप होते हैं इसके, इसमें स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, यहाँ पे वन होता है, इसलिए इसको मॉलिकुलरिटी इसकी वन होती है, इसका ऑर्डर भी वन होता है। ये आगे आएगा। मॉलिकुलरिटी इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ये थ्योरेटिकल होता है जिसे दिया होता है। इट कैन नॉट बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, और इमेजिनरी नहीं हो सकता। ये इमेजिनरी, इनफाइनाइट, फ्रैक्शनल, जीरो, ये सब नहीं हो सकते। मॉलिटी कैन बी ग्रेटर देन, अगर ये मॉलिक्यूलरिटी अगर बोलूँ थ्री से कम या थ्री के इक्वल होती है, थ्री से ज़्यादा कभी भी कंसिडर नहीं करी जाती। मोलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन थ्री, बिकॉज मोर देन थ्री मॉलिक्यूल्स मे नॉट बी म्यूचुअली कोलाइड विद, कभी भी तीन से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे तो आपस में टकराएंगे नहीं, तो हमें इफेक्टिव कोलिजन नहीं मिलेगा, तो हमें पता नहीं लगेगा कि इसकी मॉलिटी कितनी है। देन इन सम रिएक्शन जब दिखी हुई है मॉलिक्यूलरिटी सीम्स टू बी मोर देन थ्री फ्रॉम स्टोइकोमेट्रिक, जो इक्वेशन दी हुई है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए, देखिए चार और ये कहता है एक। ये देखने में कैसा लग रहा है, मॉलिक्यूलरिटी पाँच, तो अभी ऊपर लिखा है ना कि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन मोर देन थ्री। ये देखिए चार एक पाँच हो गया, एंड मोलिटी सीम्स टू बी फाइव, फोर प्लस वन, बट एज वी नो मोलिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन थ्री। तो अब होता क्या है, इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। एच बी आर ओ टू, देखिए ये सिंगल स्टेप है, एक और एक कितना होगा दो, एक और एक दो, एक और एक दो, तो मतलब कितने हो गए मॉलिक्यूलरिटी की दो ही। इसको कैलकुलेट करके जो पूरा लिख रहे हैं सम करके, तो मॉलिक्यूलरिटी की इसकी स्टेप कितनी है, ईच स्टेप है। ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये कैसी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंगल स्टेप नहीं हो रही है, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी दो, क्योंकि हर रिएक्शन में एक और एक इसके मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी टू है। अब देखिए दूसरी रिएक्शन एक एग्जांपल देखिए, बिटवीन ब्रोमाइड आयन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होती है, देखिए इस तरह से लिखी, तो ये दे रहा है, तो देखिए यहाँ दो है, तीन है और तो पाँच, देखिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो रही है, दो तीन दो पाँच, पाँच हो रही है, लेकिन नॉट मोर देन थ्री। और इसका जो मैकेनिज्म होता है देखिए कुछ इस तरीके से होता है, ये इस तरह से पहले आता है, ये स्लो स्टेप होता है, ये देखिए फास्ट होता है तो फास्ट को कंसीडर नहीं करते, तो स्लो स्टेप है, तो एक और दो और एक तीन, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, तीन, इसलिए कैसी रिएक्शन हो गई, ट्राई मॉलिक्यूलर। तो रेट जब डिपेंड करेगी किस पे डिपेंड करेगी, स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी। रेट ऑलवेज किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑलवेज डिपेंड ऑन स्लो स्टेप, स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट स्टैम्पिल देखिए, टू एन ओ टू प्लस टू एन ओ टू बना मॉलिड के से, इसके टू प्लस वन, इसकी थ्री है, मैकेनिज्म देख लीजिए इसकी। अब यहाँ पे भी देखिए आपको दिख रहा है, तो आप एग्जाम में सोचते थे, बस ये आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम में आपको जो फंसाएगा एग्जामिनर, क्वेश्चन पेपर सेट करता है वैसे ही, आपको टू और एक दिखेगा तो आप सीधे लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई इसकी, थ्री, क्योंकि गलत हो जाएगा आंसर। बेसिकली इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह से मैकेनिज्म होती है, NO2 प्लस F2 से बनता है स्लो, NO2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो पूरा मिलके वही आ जाएगा, यही आता है। ऐड करेंगे, जब इसको ऐड करेंगे तो सेम यही रिएक्शन आएगी ऊपर वाली। लेकिन अभी आपको पता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप में देखिए कितना, एक और एक कितनी है, टू, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, दो, तो ये बॉय मॉलिक्यूलर हो गई। देखिए KNO2 वन, लॉ ऑफ मास रिएक्शन वन करा, तो ये वन वन को लिखते नहीं है, तो वन वन ऐसे हो गया, तो रिएक्शन कैसी हो गई, बाय मॉलिक्यूलर। ये कैसी है, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आपको लग रहा होगा थोड़ा तेज बता रहा हूँ, लेकिन तेज नहीं है, सिंपल है। आप इसको स्लो मोड में सुन सकते हैं, 0.5 में सुन सकते हैं, आपको आराम से सुनाई पड़ेगा। Order of reaction, the sum of the power of the concentration terms involved in the rate law expression is called order of the reaction। जो लॉ ऑफ मास रिएक्शन बताया था कि N1 क्या है, इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, N2 है, N3 है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो अब देखिए एक्टिव मास ऑफ द ए बी सी बी एक्स वाई, अगर इनके एक्टिव मास कितने दिए हुए हैं, एक्टिव मास ए और बी और सी का कितना दिया है, मोल्स ऑफ ए बी सी है। लेट अस कंसीडर ए जनरल रिएक्शन, तो N1A प्लस N2B प्लस N3C क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। एक्टिव मोल्स, मोल्स जो दिए होते हैं यहाँ पे ए बी सी बी एक्स वाई जेड, अभी ये कह रहा है N1 N2 नहीं है, ये अगर दिए हुए हैं आपको ये रिस्पेक्टिवली है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, के
जो इनके मोल्स होते हैं ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड हो जाएगा। जहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड क्या है, ये ऑर्डर है, और ऑर्डर हमेशा कैसे निकाली जाती है, एक्सपेरिमेंटली निकलती है, ये थ्योरेटिकली नहीं निकाली जाती है, ये एक्सपेरिमेंट लैब में एक्सपेरिमेंट करा तो उससे होती है। तो कह रहा है अगर x प्लस वाई जेड, ये जो दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, अगर ये इसके स्टोइकियोमेट्री से जो मॉलिक्यूल्स के दिए हैं बराबर हो जाए तो ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर होती है, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन हो जाती है। ये जो एक्स वाई जेड आपको बताया गया है, ये आपको कहाँ से पता है, ये एक्सपेरिमेंटली बताया गया है। कैसे बताया गया एक्सपेरिमेंटली, और थ्योरेटिकली हमें लिखा हुआ है N1 N2। तो कह रहा है N1 N2 3 अगर बराबर हो जाए इसके तो ये होता है। तो जरूरी नहीं है कि कभी भी एग्जाम में आपको ये N2 N1 N2 3 लिखी जाए तो आप सीधे रेट उठा के इसको ऐसे लिख देंगे कि रेट बराबर ये हो गया लॉ ऑफ मास एक्शन से ए की पावर N1, बी की पावर N2 और सी की पावर N3। तो आपने कहा ऑर्डर जो लिखना, ऑर्डर कितना आ गया, N1 प्लस N2 प्लस N3। ये इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, नॉट ऑलवेज ट्रू, ये ट्रू नहीं होता क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकलती है। मॉलिकुलरिटी हमेशा थ्योरेटिकली जो दिया होता है उससे होता है, लेकिन जो आपकी ऑर्डर निकलती है रिएक्शन की वो एक्सपेरिमेंटली होती है, तो आप इसको ये नहीं ले सकते। नोट, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट लिखा है ना, नोट ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ऑर्डर में भी ये जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है और मोर देन 3 हो सकती है, जबकि मॉलिकुलरिटी इज नेवर कंसीडर मोर देन 3। ऑलवेज रिमेंबर, कीप इट इन माइंड। एग्जाम्पल देखिए आपको जैसे देखिए यहाँ पे दिया 2s2 दिया है, अब आपको लिख रहा होगा 2s2 दिया हुआ है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था जैसे कि पहले भी ऊपर एग्जाम्पल मैंने बताया था, मैं S2O2 ऐसे लिख दूँ 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा प्लस 1/2। ये दोनों सेम ही तो हैं, ये यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिया है। तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज करने के लिए लिखा जाएगा 2s2, तो आप तुरंत कहेंगे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2, गलत। क्योंकि और रेट भी आप इसकी क्या लिखेंगे, गलत। कैसे, आप ऐसे लिख देंगे कि रेट बराबर क्या होता है के, और ये एक्टिव मास फॉर्म में लिखा है H2O2 और ये पावर लिखा दी, यही तो बताया था उसमें एक्टिव एज पर लॉ ऑफ मोशन नहीं बताया था। लेकिन ये चूंकि आपको याद होना चाहिए या एग्जाम में दिया गया नहीं तो पता होना चाहिए, ये 2 स्टेप में होती है। H2O2 H2O प्लस स्लो में होती है और O से फास्ट है, तो हमेशा रेट डिटर्मिनेशन कौन सा होता है, स्लो वाला होता है। स्लो में कितना है, ये 1 दिया है, तो इसलिए इसकी रेट क्या हो जाएगी, ये होगी। ऑर्डर रिएक्शन यूनिवर्सिटी होती है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 होती है, दोनों चीजें 1 होती हैं। H2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और दूसरा इसकी ऑर्डर भी 1 होती है, मॉलिक्यूलरिटी भी 1 ऑर्डर भी 1। 2NO2 प्लस F2 से 2NO2 F बन रहा है, रेट इसकी कितनी है KNO2 F2। आपको देखिए ऊपर दिस सम ऐड करेंगे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सीम्स रेट एज पर रेट लॉ फ्रॉम लॉ ऑफ मास एक्शन जो आपको बताता है। एक्सपेरिमेंटली जो हमने देखा तो पाया कि KNO2 F2 आया, क्यों, क्योंकि स्लो ऊपर अभी आपको बताया था स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, तो इसका ऑर्डर 2, चूंकि रेट डिटरमाइन इसका स्लो है तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी भी इसकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सिमिलरली एग्जाम्पल ये एसिटाल्डिहाइड है, CH4 प्लस CO में आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन में। एक्सपेरिमेंटली जो रेट देखी गई उसकी कितनी आ गई, ये ऑर्डर 1.5 आई, और मॉलिक्यूलरिटी कितनी आई, 1 आई। देखिए मॉलिक्यूलरिटी यहाँ 1 आई सिंगल स्टेप में थी, लेकिन रेट जो इसके ऑर्डर जो आई वो 1.5 आई। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनको आप थोड़ा देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिसोसिएशन ऑफ N2O5 एग्जाम में बहुत आता है, एग्जाम में हमेशा लिख देता है 2N2O5 लिख देता है, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सेकंड ऑर्डर को लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी 2 लिख देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी 1 आती है और ऑर्डर भी 1 होता है इसका, आप लोग याद रखिएगा इसको। और अगर एग्जाम में कभी लिख भी दे तो उसमें अगर आपको रेट कॉन्स्टेंट आएगा, भी आगे बताऊंगा, तो जो हमने बताया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकेंड -1 आता है, तो उससे समझ जाइएगा ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। डिसोसिएशन ऑफ HI, ये देखिए अब यहाँ पे इसका H का करते हैं तो इसकी ऑर्डर भी 2 होती है और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होती है। फॉर्मेशन ऑफ NO2, इसकी देखिए मॉलिक्यूलरिटी भी 3 है और ऑर्डर भी 3 है। कुछ रिएक्शन होती हैं जिसकी मॉलिक्यूलरिटी जो हमने बताया था भी आपको पीछे कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर किसके होता है, N1 प्लस N2 प्लस N3 के, मतलब कहीं कहीं पे आपको ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम देखने को मिलेगी। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहता है
कि whose actual order is different from that expected using rate law expression। जैसे मैं कोई मिथाइल क्लोराइड या एच टू लूँ, उससे अल्कोहल बना दूँ, मिथाइल अल्कोहल प्लस HCl बना दूँ, तो एक्सपेक्टेड रेट लाके आपको क्या दिखेगी, 1 1 दोनों ही, 1 इसका है 1 इसका है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक्सपेक्टेड तो 2 है, एक्चुअल रेट ला कह रहेगा कि KRCl है, के H2O, तो ऑर्डर 1 हो जाएगी। मतलब क्या कह रहा है कि H2O जो वाटर होता है बहुत लार्ज एक्सेस में होता है, इसको रेट को मेजर नहीं कर पाओगे, तो उसको हम K डैश बना के H2O कर लेते हैं। तो जो रेट डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करेगी, RCl पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वाटर इज टेकन एक्सेस, कंसंट्रेशन जो होता है वो मे बी टेकन कांस्टेंट, बहुत एक्सेस में क्वांटिटी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। इसी तरह एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है, उसमें वाटर होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर है, इसीलिए उनको स्यूडो दिखती तो ऐसे ही है, 2 ऑर्डर दिखती हैं, 1 और 1 सेकेंड ऑर्डर, मतलब लेकिन कहलाती हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर, ये केन शुगर है, ग्लूकोज से फ्रक्टोज में डिसोसिएट हो रहा है, एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो ये देखिए वाटर है एक्सेस में, तो कैसे हो गई, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब आता है रिएक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्डर्स। कई तरह की रिएक्शंस ऑर्डर्स होते हैं, जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड होता है। जो आपके इसमें फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर बहुत ज़्यादा पूछा आता है, तो वही बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑर्डर में क्या होता है, इफ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन। मैं अगर रेट लिखूं, यहाँ पे, और के एक नॉट की पावर जीरो लिख दूं, 801 होता है, तो के मतलब कंसंट्रेशन कहीं भी रेट में नहीं आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑर्डर बोलेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करा, ये देखिए dx/dt रेट को लेते हैं, के ए लिया तो जीरो है, dx बराबर के dt लिया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड में, x बराबर के टी प्लस सी, एट टी बराबर जीरो। अगर आपका कुछ भी कंसंट्रेशन जीरो है तो सी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जीरो, तो x बराबर के टी। तो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर, ये काइनेटिक इक्वेशन जीरो ऑर्डर की आती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है, जैसे H2Cl2 को HP सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे तो 2HCl बनेगा, तो ये कैसा कहलाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर क्यों सर, यहाँ पे तो एक ये ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं Cl2, लेकिन HP की प्रेजेंस में ले रहे हैं, तो क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस पर यूनिट वॉल्यूम, गैस लिया इन द गैसेस फेज विल नॉट चेंज विद टाइम ऑल्दो द क्वांटिटीज विल। अगर मैं H2HCl, अगर H2 को लिया और Cl2 को लिया, ये अगर 2HCl बनाएगा तो HCl गैस बनाएगा, तो HCl H2 प्लस गैस Cl2 गैस था, तो HCl गैस बन रही है, तो गैस अपना एक कांस्टेंट वॉल्यूम में ही है। अगर इट इज डिजॉल्व इन वाटर, तो उसमें क्या होगा कि गैस आपके बराबर रहेगी। जो H2 की क्वांटिटी थी, Cl2 की थी गैस थी, तो 2HCl गैस फॉर्म में ही आ गई, इसलिए जीरो ऑर्डर कहलाती है। वही लिखा हुआ है, द कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस पर यूनिट वॉल्यूम इन द गैसियस फेज विल नॉट चेंज विद टाइम ऑल्दो द क्वांटिटीज विल चेंज। क्वांटिटीज विल चेंज हो जाएंगी, लेकिन गैस जो है वो गैस फॉर्म में ही रहेगी, दूसरे गैस फॉर्म में आ गई, वो H2Cl को 2HCl गैस फॉर्म में आ गई। सिमिलरली डिकम्पोजिशन ऑफ N2O ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस, क्या होता है कि नाइट्रस ऑक्साइड है, N2 प्लस 1O2 लिया, रेट किस पे नहीं डिपेंड करती है, तो ये K आती है। अब ये रिएक्शन आपको एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ सकता है कि नाइट्रस ऑक्साइड कैसी है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये आप याद भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 इन प्रेजेंस ऑफ, देखिए यहाँ बस इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैटलिस्ट ऊपर रिएक्शन के ऊपर जो लिखा जाता है क्या था, हॉट प्लेटिनम सरफेस था। सिमिलरली डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 इन प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम और टंगस्टन, ये यहाँ पे लिखा होगा, तो ये जीरो ऑर्डर होगा। सेम वही चीज है, सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट है, इस ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाय द NH3 मॉलिक्यूल, NH3 मॉलिक्यूल कवर कर लिया। द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस कैन नॉट बी चेंज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। एडजॉर्प्शन क्या होता है कि सरफेस पे होता है, ये ऐसे फैल जाता है, उस पर सरफेस अलग दिखता है, तो एड्जॉर्ब सरफेस के ऊपर सरफेस रिएक्शन होती है, ये डिजॉल्व होकर मिक्स होकर नहीं होती, सरफेस रिएक्शन होती है एड्जॉर्प्शन, AD एड्जॉर्प्शन। और जहाँ एब्जॉर्ब होगा वहां पे एब्जॉर्ब कर लेगा, रिएक्ट कर जाएगा। एब्जॉर्प्शन सरफेस पे होती है, रिएक्ट नहीं करेगा, ये ऐसे रहता है। इसलिए कह रहा द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाय द NH3 मॉलिक्यूल्स। एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस कैन नॉट बी चेंज बाय प्रेशर, और कंसंट्रेशन बढ़ाने चेंज नहीं होता, इसलिए ये जीरो ऑर्डर होती है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट आपका रिएक्ट कर ही नहीं रहा है, ये आपका एसिडिस है। आयोडेशन ऑफ द एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एन, सेम CH3 से I2 जब करते हैं तो ये ICH3 प्लस HI बना रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है, द रेट ऑफ दिस रिएक्शन डज नॉट इंक्लूड I2 फैक्टर,
दैट इज इट इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू I2। कैसे? देखिए यहाँ पे इसने ये ऐसे रिएक्शन बन रहा है, लेकिन जो रेट है, रेट I2 को इन्वॉल्व ही नहीं कर रही है। देखिए ये किस पे डिपेंड कर रही है, एसीटोन पे और एसिटिक मीडियम पे डिपेंड कर रही है, इसलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एक्स बराबर KT एक्स, अब कह रहा है अगर कुछ समय बाद अगर कंसंट्रेशन हाफ हो जाता है तो वो उसकी टी हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। तो अगर x इक्वल टू KT है, t इक्वल टाइम को t हाफ कर दिया जाए और कंसंट्रेशन को A/2 कर दिया जाए तो ये t हाफ बराबर A/2 होता है। तो इट मीन्स कि t हाफ ए के प्रोपोर्शनल थे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ग्राफ आपका डिपेंड करता है, तो y बराबर mx की तरह ऐसे ग्राफ आ जाएगा, t हाफ और ये a के बराबर आ जाएगा। प्रेशर होगा तो P0/2K आ जाएगा। In case of zero order reaction, the concentration of reactant and product varies linearly with time। रेट डिपेंड नहीं करती, यहाँ कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। रेट अगर होगी तो रेट हमेशा किसके बराबर होगी, के। कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, रेट डिपेंड नहीं करती है। यहाँ कंसंट्रेशन और टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है। देखिए ये देखिए कंसंट्रेशन है। अब अगर हमें निकालना होता है कि किसी टाइम पे निकालेंगे तो एक्स बराबर के टी है, ये देखिए ये निकालेंगे तो ए टाइम पे A0 - KT फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला स्लोप माइनस है, देखिए माइनस के। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोडक्ट जब बनता है तो प्रोडक्ट कैसे बनता है, एक्स बराबर KT बनता है। तो देखिए टाइम के साथ प्रोडक्ट बन रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है और ये बन रहा है, तो स्लोप m बराबर tan थीटा। रेट डिपेंड नहीं करती है, रेट डिपेंड नहीं करे तो देखिए कैसा है, स्ट्रेट है। टी हाफ डिपेंड करती है, टी हाफ देखिए कैसे डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल है, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है इनिशियल कंसंट्रेशन के। ये ग्राफ है, एक बार देखिएगा, आपको हो सकता नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ये आपको ग्राफ पता होना चाहिए, एग्जाम में इसी पूछा था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब एक पे डिपेंड करेगी, फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगी। टी बराबर जीरो पर अगर ए है, जीरो है, टाइम जीरो पे से एक्स मोल्स निकलते हैं, इससे वन से मल्टीप्लाई करके तो एक्स बनेंगे प्रोडक्ट साइड में। डी एक्स बाई डी टी बराबर के एक्स माइनस हो गया, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, जब करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। ये लॉग ई मतलब लॉग ई मतलब अगर बोलें तो लॉग नेचुरल होता है, और उसको जब चेंज करते हैं तो 2.30 से मल्टीप्लाई करते हैं, लॉग टर्म हो जाता है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। अब फर्स्ट ऑर्डर में देखिए कंसंट्रेशन तो कैंसिल हो जाएंगे, टाइम अपॉन है, इसलिए के यूनिट क्या होती है यहाँ पे, के की यूनिट जो होती है टाइम-1 होती है। और एक फॉर्मूला हमने आपको ऊपर पहले भी बताया था। देखिए फॉर्मूला क्या बताया था, हमने बताया था ना कि रेट कांस्टेंट जो ऊपर होता है वो कितना होता है, के इक्वल टू कंसंट्रेशन 1 - n टाइम-1। अब देखिए कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में अगर आपको लेना है, ठीक है ले लीजिए मोल पर लीटर। 1 - n कितना है, 1 है, t-1 है, तो 1 - n 0, किसी बार 0 1 हो गया तो क्या हो गया, t-1। तो के हमेशा किसके होता है, के की यूनिट सेकेंड-1 और मिनट-1 हो जाएगी। कोई भी देखिए, आप अगर जीरो ऑर्डर लेंगे तो जीरो ऑर्डर में के की यूनिट आ जाएगी, क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर 1 - n और टाइम-1, n को जीरो रखेंगे तो कितने आ जाएगी, मोल पर लीटर फॉर्म में आ जाएगा, मोल लीटर-1 और सेकेंड-1, ये सेम वही रेट आ गई। ये काइनेटिक इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर क्या कह रहा है, ए चेंज इन कंसंट्रेशन यूनिट विल चेंज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के। अगर n से मल्टीप्लाई उसको n से मल्टीप्लाई दो तो कोई चेंज नहीं आएगा, सेम वही वैल्यू रहेगी, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे भी देखिए हाफ लाइफ अगर निकालनी हो, अगर हाफ कंसंट्रेशन कुछ समय बाद हाफ हो जाता है तो टी हाफ हो जाता है, टी हाफ हो गया तो A/A-x रखेंगे, A-n 0.5 आप आएगा, तो ये के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.693 टी हाफ। देखिए यहाँ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, हाफ लाइफ कभी भी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल नहीं होती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए और फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन जीरो ऑर्डर में क्या था, A/2K था, किसमें, जीरो ऑर्डर में, वहां पे डिपेंड कर रहा था, प्रोपोर्शनल था। velocity constant is independent of concentration and depends inversely on the time, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर डिपेंड करता है। रेट कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ये हमेशा प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये हमेशा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा।
रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, रेट डिपेंड करती है, लेकिन रेट कांस्टेंट विल डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर नॉट कंसंट्रेशन, कीप इट इन माइंड। इफ ए माइनस एक्स इज द कंसंट्रेशन आफ्टर टी वन, अगर दो हमारे टाइम दे दीजिएगा टी वन टी टू और ए इनिशियल कंसंट्रेशन था, उसमें से एक्स वन एक्स टू निकल गए, तो के का एक फॉर्मूला ये भी होता है, इसको आप याद कर सकते हैं, यहाँ पे टी टू टी वन से बड़ा होगा। एवरेज आपको टाउ से डिपेंड करते हैं, वन अपॉन के होता है, के की वैल्यू 0.6 हाफ होती है, तो उसको जब करेंगे तो ये फॉर्मूला याद करने वाला है आपका। न्यूक्लियर फिजिक्स में भी हमने देखा होगा इसको। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्वेश्चन आगे देखिए, H2O2 को याद कर लीजिए, बताया हमने बहुत डिटेल में ऊपर। वाटर होगा तो सीरो होती है ये, NH4 ये तो वन दिखा ही रहा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम, डाइजो डेरिवेटिव सिक्स, मतलब इसको ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा बेंजीन में NCl, बेंजीन डाइजोनियम क्लाइड, इसको H2 से करते हैं तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर है। इन केस ऑफ गैसेस प्रेशर कैन बी इन, गैस है तो प्रेशर लिया जाता है। फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ, ये इस पर क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ रिएक्शन, ग्रोथ में क्या होता है, कुछ चीज बढ़ रही होती है टी पे, अगर ये डी टी है तो ये ए माइनस एक्स, मतलब इसमें निकलेगा नहीं, ए माइनस ये ए प्लस एक्स हो जाता है, हमेशा ए प्लस एक्स होता है, ए माइनस एक्स की जगह ए प्लस ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है, तो डी एक्स बाई डी टी किसके हो जाता है, ए प्लस एक्स के, तो के एक्स से होता है। सेम फॉर्मूला उससे डिराइव करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, के इक्वल टू 2.30 अपॉन टी, ये तो सेम रहेगा, log 10 जहां पे a अपॉन a माइनस होता है वहां पे a प्लस एक्स रखना है और निगेटिव साइन बाहर लिख देना है। k बराबर क्या लिखना है, देखिए ऐसे याद करिए, 2.303 अपॉन टी log टू दी बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स के a प्लस एक्स करना है, और ये माइनस आप मान लीजिए ये यहाँ रख देना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लर्न कर सकते हैं आप लोग। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम दिया है वॉल्यूमेट्रिक रेजिस्टेंस तो वी इन्फिनिटी माइनस वी जीरो हो जाएगा, और वी इन्फिनिटी माइनस वी टी होगा, और अगर वी इन्फिनिटी बहुत लार्ज टाइम के लिए जीरो दिया हो तो सिंपल ये क्या आ जाएगा, फॉर्मूला कैसे लिख के आ जाएगा, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 और वी नॉट अपॉन वी टाइम, ये इनिशियल होगा किसी टाइम टी बाद हो गया, वी इन्फिनिटी इज नॉट गिवन, अगर तो ये फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट, इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रोटेशन, अगर एंगल ऑफ रोटेशन आर दिया होगा तो आर की फॉर्म में कैसे हो जाएगा, आर नॉट अपॉन आर टी हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन दिया होगा उसमें। इफ प्रेशर इज गिवन इन ए गैसियस रिएक्शन, अगर गैस से प्रेशर दिया होगा तो ए अपॉन ए माइनस की जगह पी नॉट अपॉन पी माइनस एक्स हो जाएगा काइनेटिक इक्वेशन में। पी जीरो क्या होगा, इनिशियल प्रेशर हो जाएगा, कंसंट्रेशन की जगह हम वहाँ क्या लिख देते हैं, प्रेशर लिख देते हैं। एग्जाम्पल है ए जी से, ए जी मतलब गैस फॉर्म में, ए से बी गैस, सी गैस, डी गैस प्रोडक्ट बनना है, इनिशियल प्रेशर पी जीरो है तो प्रोडक्ट का जीरो होगा, टी टाइम पे इस पे एक्स निकलता है तो इसके एक्स पार्शियल प्रेशर फॉर्म में निकल रहा है तो ये एक्स बना रहा है। प्रोसेस आफ्टर लॉन्ग टाइम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए हो गया तो प्रेशर ये हो जाएगा, इसका प्रेशर जीरो हो जाएगा, तो वही इसमें लिखा हुआ टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा प्रेशर वेसल आफ्टर ए लॉन्ग टाइम इन्फिनिटी है तो ये 3p0 हो गया। ये बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं, आप क्वेश्चन जब करेंगे तो क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, ये ऊपर ये क्वेश्चन में आते हैं सब, ये कैसे सॉल्व करते हैं। अब ग्राफ जो है, ग्राफ्स दिए हैं फर्स्ट ऑर्डर के dx बाई डी टी के, देखिए ए पे डिपेंड, ए हमारा क्या होता है, ए माइनस एक्स हो गया था आफ्टर टाइम टी, तो dx बाई डी टी किस पे डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड करता है, जीरो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता था, तो रेट कैसी थी वहाँ, वहाँ पे रेट जीरो ऑर्डर में ऐसे होता था, जीरो ऑर्डर के लिए ऐसे हो जाता था, क्योंकि ये घट रहा है ए नॉट ई माइनस की, तो ग्राफ रेट कैसे होता है, टाइम के साथ घट रही है, ये ऐसे हो जाती है। दोनों में कंफ्यूज मत करिएगा, देखिए यहाँ रेट जो है कंसंट्रेशन से संबंधित है, यहाँ पे रेट जो है टाइम से, टाइम के साथ रेट घटती है और कंसंट्रेशन में स्लोप देती है, थीटा है, लीनियर हो जाती है, ये लीनियर है, देखिए y बराबर mx, ये स्लोप के है, स्लोप के है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखी, ये ग्राफ अगर कभी निकाला होता तो लॉग ए माइनस एक्स, स्लोप निगेटिव स्लोप होता है, ये ऐसे आता है, देख लीजिए। हाफ लाइफ 0.6, चूंकि हाफ लाइफ कंसंट्रेशन नहीं है तो कैसी आती है, स्टेट डिपेंड नहीं करती है। फर्स्ट ऑर्डर, ये इंपॉर्टेंट चीज है, या तो याद कर लीजिए या क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं कि 75% या 3/4, T3/4, अगर मैं बोल दूं इसको T3/4 हमेशा ट्वाइस ऑफ T1/2 के होता है, 1/2 के होता है,
टी 99% हमेशा 10T/T हाफ की होता है। कैसे होता है सर, ये कैसे करता है? तो मैं एक आपको सिंपल इसको बता देता हूँ। देखिए कैसे T70, अगर मैं T75 की बात करूँ तो T75 क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन के लॉग 10। ए कितना हो जाएगा, 100% हो गया। 75 मतलब कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 25, 25 से 4 गया तो लॉग 4 क्या हो जाएगा, 2 लॉग 2। तो 2 इंटू 2.303 लॉग 2 0.3010 अपॉन के। ये वैल्यू किसकी बराबर होती है, 0.693 के। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 0.693 अपॉन के। और ये वैल्यू किसकी होती है, टी हाफ की होती है। तो देखिए T75 किसके बराबर हो गया, 2 टाइम्स T50। T50 मतलब टी हाफ वाई। इसी तरह इसको निकाल लेते हैं। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट दिए हुए गए, ए माइनस एक्स माइनस दे दिया, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया तो पैराबोलिक हो गया। सिंपल वही आपने पढ़ा होगा, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ए वन कर दो तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा। तो पैराबोलिक फॉर्म में आ गया ये कॉन्स्टेंट था। रेट डी एक्स बाई डी टी अगर सेकंड ऑर्डर में लेंगे एक माइनस स्क्वायर से तो स्लोप सेम आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर 1/a x माइनस फॉर्म में लेंगे तो ये इस तरह से ग्राफ आएगा, एम एक्स प्लस सी, ये इस तरह से ग्राफ आता है। टी हाफ इसका क्या होता है, 1/a के होता है। तो टी हाफ का भी जनरल फॉर्मूला होता है, टी हाफ अगर कभी भी किसी फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड और थर्ड ऑर्डर का निकालना हो तो ए कंसंट्रेशन n की पावर -1 होता है। ये आगे अभी दिया होगा तो आप इसमें निकाल लेंगे। इसका भी स्ट्रेट लाइन आता है। अगर मैं जीरो ऑर्डर का देखूँ तो ऐसे आता है कंसंट्रेशन, किसी ये ए नॉट है, ये ए था, फर्स्ट ऑर्डर का ऊपर आता है, सेकंड ऑर्डर का नीचे इस तरह से आता है। इसको आप याद कर सकते हैं। हाफ लाइफ के लिए देखिए सब बताए थे, हाफ डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर का, इस पर लीनियर होता है। ये क्या होता है, कंसंट्रेशन है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये है हाफ लाइफ, ये सब हाफ लाइफ है, ये सब क्या है, हाफ लाइफ है, सब हाफ लाइफ है, ये हाफ लाइफ है। तो जीरो ऑर्डर के लिए ऐसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए डिपेंड करता है, थर्ड ऑर्डर के लिए डिपेंड करता है ये। तो देखिए हमने दिया ये टी हाफ क्या है, 1 अगर दो अगर आपको दिए हो, कंसंट्रेशन दिए हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं, उसका ऑर्डर भी निकाल सकते हैं। लास्ट टॉपिक अब बचता है इसमें कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस, और इस पे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछे जाने लगे हैं आजकल। कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन क्या होता है, इज डिफाइंड एज द रिएक्शन प्रोसीड फ्रॉम रिएक्टेंट टू फाइनल प्रोडक्ट थ्रू वन और मोर इंटरमीडिएट स्टेज। मतलब क्या बोलूं मैं, अगर ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है तो ये कैसा है, कॉन्जिक्यूटिव है। ये कैसा है, ये कॉन्जिक्यूटिव है, स्टेप में जा रहा है। देखिए ऐसे जा रहा है ना, ए से बी, बी से सी। तो अगर कंसंट्रेशन देखिए, ए अगर क्या है, घट रहा है, और बी क्या हो रहा है, एक टाइम आएगा मैक्सिमम बनाएगा फिर घटेगा, और सी हमेशा आपका प्रोडक्ट बनेगा, सी हमेशा प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है, बी आपका मैक्सिमम पहुंचेगा, बाद में घटेगा, क्यों, क्योंकि इसके आगे सी भी है, ये सी है, ए से बी जाएगा। तो रेट ऑफ, अगर देखिए इसको सिंपल ऐसी भाषा में समझ सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपेरेंस लिखें, डी माइनस डी एक्स बाई डी टी, ए के लिए लिखें तो के हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा। अगर बी के लिए लिखेंगे तो डी बी वाई प्लस फॉर्म में आएगा, डी पी वाई क्या आ जाएगा, अगर ये के वन ले लूँ और ये के टू ले लूँ तो क्या हो जाएगा, के वन ये ए हो जाएगा। अगर डी सी बी वाई लिखूँ तो के टू बी हो जाएगा प्लस, और सिर्फ बी का लिखूँ तो डी बी बाई डी टी, अगर दोनों की फॉर्म लिखूंगा तो के वन ए बन रहा है और इसमें से सी निकल रहा है तो माइनस के टू बी हो जाएगा। ये के वन ए और के टू बी। देखिए आगे यहाँ सब लिख के दिया हुआ, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ एथिलीन ऑक्साइड। अगर एथिलीन ऑक्साइड का दिया हुआ है तो एथिलीन ऑक्साइड ये आपको दिया हुआ है, तो इसके के1 से एसिटिल्डिहाइड बना को एसिटिल्डिहाइड से बाद में क्या बना देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन बना देता है। अब देखिए स्टेप में रिएक्शन होगी, के1 से बी बनना है, बी से फिर के2 रेट कांस्टेंट है, सी बनना है। रेट ऑफ डिसअपेरेंस हमने बताया था हमेशा माइनस में लिखी जाती है, तो ये लिखा है के1 ए लिख दिया, ये के1 ए लिख दिया। रेट ऑफ डिसअपेरेंस था तो ये माइनस के1 ए लिख दिया। रेट ऑफ फॉर्मेशन जब लिखेंगे तो प्लस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, के1 ए हो जाएगा। ये माइनस लिया क्योंकि रेट ऑफ डिसअपेरेंस था। ये क्या है, बन रहा है, प्रोडक्ट है ये, तो ये प्रोडक्ट है तो हमेशा पॉजिटिव में है, तो ये प्लस में लिखा गया ये के1। अब क्योंकि सी का अगर सिंपल, अभी बी के बाद में बता देता हूँ, मैं सी का बताऊँ तो सी क्या हो जाएगा, डी सी बटे के टू बी हो जाएगा। अब बी देखिए एक तरफ तो ये बन रहा है और बाद में ये खर्च भी हो रहा है, मतलब यहाँ से बन रहा है बाद में इसमें कम भी हो रहा है। तो इसलिए डीबी बाई डी टी जब कभी लिखेगा मैक्सिमम पोजिशन पे तो कैसे लिखा जाएगा, के वन ए, जब ये के वन के टू बराबर हो जाएंगे तो के वन ए माइनस के टू
बी हो जाएगा, K1A माइनस K2B। K1A ये इसके लिए बनेगा, इसमें से कम हो जाएगा, तो जब बराबर होगा तब बन जाएगा। लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ होता है मैक्सिमम कंडीशन, जब मैक्सिमम बनता है तो मैक्सिमम कंडीशन में डीबी बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब मैक्सिमम जीरो कैसे हो जाएगा कि यहाँ पे स्लोप देखिए क्या हो जाएगा, जीरो। एम कितना है, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो मैं यहाँ डी वी बाई डी टी स्लोप क्या लिख दूंगा, जीरो हो जाएगा। तो K1A माइनस K2B बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो वहाँ पे K1A बराबर क्या हो जाएगा, K2B हो जाएगा। तो आपसे जो भी एग्जाम में पूछे वो आप निकाल सकते हैं इसमें। इस पे मेरे ख्याल से शायद जेईई मेंस में 2022 या 23 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। डीसी बाई डी टी K2B हो जाएगा। अब किसी टाइम पे टी पे निकालना है तो ए नॉट, अगर ए के लिए निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, ए नॉट ई माइनस के, ये आरएनएस इक्वेशन बताया था, डिक्रीजेस स्मूथली ओवर टाइम। बीटी का निकालना होगा तो K1 अपॉन K2 माइनस K1 A2, ये जीरो माइनस के टी, ये निकाल देंगे। क्या कह रहा है, स्टार्ट एट जीरो, राइजेस टू ए मैक्सिमम अमाउंट एंड देन फॉल्स टू इट गेट्स यूज टू मेक सी। देखिए बी बना, ये बी बनना है, मैक्सिमम गया, इसके बाद घटने लगा। क्यों घटने लगा, क्योंकि ये सी बन रहा है इसलिए घटने लगा। ये कॉन्जिक्यूटिव रिलेशन का ग्राफ होता है, अब इसको एक बार देख लीजिए, याद कर लीजिए। सी क्या हो जाएगा, ए नॉट माइनस बी टी माइनस सी टी, क्योंकि वैल्यू आपकी दी हुई है, किसी टाइम पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए नॉट बी माइनस टी हो जाएगा। सारी वैल्यू पुट कर दी है। अब इसमें आपको देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर याद कर लेंगे तो फ्यूचर में आपके लिए अच्छा होगा। कभी कंसंट्रेशन आपसे पूछ सकता है कि स्लोप में जीरो नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, बी मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना बन रहा है, तो वो आपका ये आता है, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ए नॉट K1 अपॉन K2, K2 अपॉन K1 माइनस K2, ये आपको होता है। टी बराबर जीरो, बी बराबर जीरो, K2 आपका ज़्यादा है, बी मैक्सिमम आपका, ये आप याद कर लीजिए सर। द टाइम इन विच बी अटेन्स मैक्सिमम, अब जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन जब आता है तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, इसको याद कर लीजिए। दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है ये आपके। जहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन है K1 रेट कॉन्सेंट, K1 ए से बी के लिए, ये K2 बी से सी के लिए, ये फॉर्मूला है। सिंपल डिराइव करना, आपको डिराइव करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ याद करना है, जितना मैं बताया तो याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। बी मैक्सिमम, टी मैक्सिमम, ये कंसंट्रेशन, और एक डीवी बाई डी टी भी आपको जो बताया था। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अब देखिए सिंपल इसमें क्या होता है, वो फर्स्ट स्लो, अगर स्टेप फर्स्ट स्लो है तो आपको बताया था ना, स्टेप फर्स्ट स्लो है तो रेट ऑफ टू रेट की फास्ट होगी। तो K1 क्या है, स्लो है। तो अब जब K1 K2 ज़्यादा है तो ए टर्न्स इनटू बी स्लोली एंड बी टेन टू सी वेरी फास्ट। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि रेट फास्ट है तो सी जल्दी बन रहा है। द एंट्री में बी नेवर रियली बिल्ड्स अप टू बिल्ड्स अप बिकॉज इट गेट्स कंज्यूम्ड एज सून एज सी। तो कभी भी आपका बी मैक्सिमम नहीं बन पाएगा, मतलब कहने का मतलब है इंटर बी नेवर रियली बिल्डअप नहीं होगा, क्योंकि जैसे बी बनेगा मैक्सिमम वैसे ही सी से कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि रेट फास्ट है। अब स्टेप टू अगर हम कह लें कि अगर K1 इज मोर ग्रेटर देन K1 की रेट फास्ट है, K1 फास्ट है तो ए टर्न्स टू बी तो बहुत जल्दी बन जाएगा, क्विकली बन जाएगा। बट K2 स्लो है, K2 कैसी है, स्लो है, तो बी डिलेस टू टेंड बी सी में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसके लिए इंटर बी बिल्ड्स अप एंड एक्यूमुलेट बिफोर स्लोली डिकेइंग टू सी, ये बिल्डअप हो जाएगा इसमें। रेट इक्वेशन क्या लिखते हैं, देखिए ए बाई डी के लिए क्या लिखिए, ये होती है रेट। बी के लिए क्या होगी, K1 माइनस K2 अभी बताया था। अब दोनों की वैल्यू लिख दीजिए K2B, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी। द कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट बी रीचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू व्हेन इट्स रेट ऑफ फॉर्मेशन एग्जैक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ द कंजम्पशन। दिस हैपेंस व्हेन डेरिवेटिव विद टर्म से इक्वल, मतलब क्या कह रहा है, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए तो डी वी बाई डी वी टी बराबर जीरो हो जाएगा। concentration of intermediate B reaches maximum value when its rate of formation is equal to rate of consumption, मतलब वही जो आपको बताया था K1A माइनस K2B हो रहा था, ये किसके बराबर था, dV बाई dt के बराबर था। dV बाई dt अगर वैल्यू आपको पूछा जाएगा जीरो हो जाएगा, तो ये अब चूंकि ये इस K1 के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे K1A। अब आपको लग रहा होगा बहुत टफ है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। ए की वैल्यू टाइम पे क्या होती है, ए नॉट ई की पावर माइनस K1T हो जाएगी। बी की जब निकालेंगे तो बी बराबर वैल्यू जो यहाँ कहाँ से निकाली थी, देखिए ये निकाली थी, ये वैल्यू जब लिखेंगे तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो वही सेम चीज़ वैल्यू रखी हुई, वैल्यू पुट कर दोनों को बराबर कर देंगे। तो टी मैक्सिमम देखिए अभी ऊपर बताया है तुमने, टी मैक्सिमम क्या है, K2 माइनस K1।
अगर इसको K1 माइनस K2 करा है तो K1 बाई K2 कर दिया, K2 माइनस K1 करेंगे तो K2 कर देंगे, लॉग ऊपर नीचे करेंगे माइनस साइन आ जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी। आई थिंक क्लियर है बच्चों आपको ये, एक बार आप देख लीजिएगा, कठिन कुछ भी नहीं है, जो भी बताया जो लिखा हुआ उसकी मीनिंग है, बस आप खाली देख लीजिए इसको कैसे होता है। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पे। रेट इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये हमने बता दिया आपको। एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स का ग्राफ होता है। देखिए अब जैसे इसमें इस पे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं, इस पे भी रिएक्टेंट है, ये एनर्जी देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी हाई है यहाँ पे, अगर मैं इसको 2 बोलूँ तो ऑब्वियस ये कितना हुआ 3 होगा, मतलब ये ज़्यादा ही है। अब देखिए इसमें इंटरमीडिएट कितना है, ये एक इंटरमीडिएट है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कितने हैं, एक ये है और एक ये है, ए और बी। इसका डेल्टा एच कैसा होगा पॉजिटिव, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है ज़्यादा है, और डेल्टा एच बराबर क्या होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, तो क्या पॉजिटिव, तो ये कैसी है एंडोथर्मिक है। क्लियर है, ऑब्वियस रिएक्शन कोऑर्डिनेट था, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, डेल्टा पॉजिटिव तो एंडोथर्मिक होती है। अब आपसे पूछे कौन सी फास्ट कौन सी लोगे, अगर एक मैं स्टेप 1 ले लूँ तो ये क्या एनर्जी इसकी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा है तो कैसी हो जाएगी स्लो स्टेप हो जाएगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये होगी। ये मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर किस पे डिपेंड करेगा, इस पे ही डिपेंड करेगा। स्टेप 2 क्या है फास्ट है तो इस पे डिपेंड कभी भी नहीं करेगा, फास्ट स्टेप है। रेट हमेशा किस पे डिपेंड करती है, स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, जब मल्टी या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आता है पैरेलल रिएक्शंस। देखिए ग्राफ आप याद कर ली ऐसे होता है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है कौन सी रिएक्शन है। सिंपल है, माइनस डी ए बाई टी टी, ये घट रहा है माइनस में हो जाएगा, K1 प्लस K2 ए बन रहा है तो ये ऐसा हो जाएगा। बी में क्या होगा K1 ही बनाएगा, तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा ये बनाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है K1 E1 में K1 अपॉन K1 प्लस K2 कर देंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी आपसे पूछ दिया जाए तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पूछ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, टोटल को जोड़ के हमने ये लिख दिया है। रेट ऑफ डिसअपेरेंस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो माइनस डी बाई डी टी किसके बराबर हो जाएगा, अगर इस फॉर्म में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा, तो K1 ए प्लस K2 ये हो जाएगा। ये डी वी बाई डी टी क्या होगा, देखिए लिखा है ना K1 ए, डी सी बाई क्या है K2 ए, तो यही तो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है, यही तो ऐड करके ये लिखा था, ये देखिए ये सीधे यहाँ लिखा है, ये वैल्यू हो गई। लॉग ले लीजिए, लॉग लेंगे तो ये जहाँ पे K1 टी आ रहा था के टी आ रहा था, जनरल आरएनएस इक्वेशन में क्या आता है, अगर हम आरएनएस में कंसंट्रेशन की टर्म लिखते हैं ए टी ए नॉट ई की पावर माइनस के टी आता है, जनरल आता है। यहाँ पे K1 प्लस K2 हो रहा है तो K1 प्लस K2 हो गया। टी हाफ में क्या आता है, जीरो, टी हाफ नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आता है 0.693 अपॉन के आता है, यहाँ 2 थे तो K1 प्लस K2 हो जाता है। फ्रैक्शन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि ये डिकम्पोजिट टू बी तो क्या हो जाएगा K1 अपॉन K1 प्लस 2 होता है। अगर बी पूछ दिया जाएगा, बी मतलब ये पूछ दिया, सी पूछ दिया जाए तो सी क्या हो जाएगा, तो K2 अपॉन K1 प्लस K2 हो जाएगा। अगर K1 K2 से ज़्यादा है तो ये मेन रिएक्शन है, ए से बी मेन रिएक्शन होती है और ए से सी साइड होती है, मतलब मैं ए से अगर बी बनाऊँ तो ये मेन है और ये सी जाऊँ तो ये साइड है, ये कह रहा है वो, ये भी आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी मैंने बता दिया, आप याद कर लीजिए इसे। लेट आफ्टर डिफरेंट टाइम टेबल एक्स मोल मीटर ऑफ बी एंड वाई मीटर सी आर फॉर्म, तो अब जब बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा K1 अपॉन K2 हो जाएगा, डी वी बाई डी टी बराबर K1 बाई K2। अगर यहाँ पे देखिए ये अगर बराबर कर दें इसको हम, अगर ये 0 हो जाए तो K1 बाई K2 K1 ए बराबर K2 ए हो जाएगा, तो यही कह रहा है। कैसे होता है एग्जाम्पल देख लीजिए, फिनॉल के नाइट्रिक एसिड से कराते हैं, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनता है, एक पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है। पैरा ऑर्थो वाला मेन हो गया, ऑर्थो नाइट्रो वाला पैरा वाला ये आपका साइड हो गया। क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आते हैं इसके, कंसीडर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर लेकिन पैरेलल रिएक्शन है, ये दिया हुआ K1 K2 दिया हुआ है, तो कह रहा बॉडी द कंसंट्रेशन B2 C हमने बताया था हमने, x1 x2 होता है, देखिए x1 x2 तो K1 अपॉन K2, तो बस सॉल्व करेंगे आंसर आ गया। अब अगर K1 K2 दिया हुआ है, इनिशियली 2 मोल ऑफ ए के प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ABC आफ्टर 50% कितना होगा। सिंपल आपको जो फॉर्मूला दिया बस आप करते जाइए, ए से बी बन रहा है, ये बी से 2C बन रहा है, मतलब ये दिया हुआ है आपको, ये रिएक्शन दी हुई है। अब आपको ए के 2 मोल थे तो K1 बाई K2 भी दिया हुआ है, 50% ऑफ रिएक्टेड, तो 50% रिएक्ट कर रहा है तो ए से कितना कर रहा है 2 इंटू 0.5। क्यों क्यों, क्योंकि इसके 2 मोल गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, तो 1 मोल हो गया। ए रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, 2 माइनस जाएंगे। सिंपल आप ऐसे समझ लीजिए ना, ए से अगर प्रोडक्ट बन रहा है और इसके 2 मोल है, इसलिए 0 है, आफ्टर टाइम ये टी बराबर 0 और ये टी पे कितना हो गया, इससे निकल गए, इसके कितने थे
2 था ना, तो 2 माइनस 2 इंटू 0.5 तो कितना हो गया, 1 मोल बचा। और बाद में इसके कितने बनेंगे, इससे इतने बन जाते, प्रोडक्ट्स में पूछ ही रहा है, ये पूछा था, तो ये इसके 1 मोल बचे, वही तो 1 मोल इसके बच गए। ये आई थिंक क्लियर है आप लोग को बच्चों, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 2 मोल थे इसके, देखिए दिया है ना 2, ये 2 नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ ई आर प्रेजेंट, ये 2 मोल थे, 2 मोल। मोल्स ऑफ ए गोइंग टू बी, वही जो भी हमने बताया था, K1 फ्रैक्शन K1 अपन K1 प्लस 2, तो ये 1/2 मोल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में किस तरह से करते हैं ये आपको बताना चाहिए। सी के कैसे आ गया, K2 अपन K1 प्लस आ गया, और उसके ए के कितने 1 मोल थे, ए के कितने थे 1 मोल थे, तो देखिए 2/3 आ गया। मोल्स ऑफ बी कितने हैं, वो 2b था, देखिए 2b था, 2b x माना था उसको, 2 इंटू एक्स 1/3। सी के 2y था, ये देखिए सी के 2y है, ये 2y सी के, तो देखिए 2 इंटू सी कितना निकाला था, y निकाला था 2/3, तो 4/3 आ गया। टोटल मोल्स हमने ऐड कर दिए, ये 3 आ गया। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, एक बार आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो हमने बताया है आपको टफ कुछ भी नहीं है। एक बार आप इसको देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा तो ईजी हो जाएगा। फिर आपको दिया है कंसीडर, क्वेश्चन आ गया, टी है के है, इसका ए से बी, बी से मतलब ये बी जा रहा है, सी जा रहा है, K1 K2 ले लिया कह रहा है, तो डी ए डी बी डी सी ले लिया, के से गया ये, के बराबर K1 प्लस K2 हो गया, हाफ लाइफ निकल आएगा। अब लास्ट में देखिए हमने आपको जो पहले बताया था, इसमें पूरा एक बार फिर से समझा दिया, आपको अगर समझना हो तो देख लीजिएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, एक्टिव फॉरवर्ड है, ये हीट ऑफ एंथैल्पी है, रिएक्शन की है, प्रोडक्ट की है, ये डेल्टा एच होता है, इनके बीच का डिफरेंस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। ई ए बैकवर्ड, ये अब ई ए कभी आपको निकालने कह दिया, डेल्टा एच निकाल लीजिए। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको पता है, क्यों थ्रेशोल्ड एनर्जी पूरी है और किसके बराबर हो गया, ये एच आर जो है यही तो ई रिएक्टेंट है, ई रिएक्टेंट प्लस ई ए फॉरवर्ड, ये देखिए ई एक्टिवेशन, ये ई एक्टिवेशन एनर्जी है ना, ई ए फॉरवर्ड होता है, ई एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल देखिए ना, एनर्जी थ्रेशोल्ड की अगर मैं निकालूँ तो किसके बराबर हो जाएगी, ई एच आर प्लस ई ए एफ, इसी को तो कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही तो है। देखिए डेल्टा एच क्या होता है, प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक, ई ए फॉरवर्ड अगर ये निगेटिव हो जाए तो एक्सोथर्मिक, ये अगर पॉजिटिव हो जाए तो एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक निगेटिव और पॉजिटिव एंडोथर्मिक। डेल्टा एच दोनों फॉर्म में लिखा जा सकता है। ई एफ ई ए बी नहीं पता होता तो देखिए कैसे लिखा था, ये ऊपर तक लिखा था ई एफ, और यहाँ से जो आपका प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट है ना, देखिए ये प्रोडक्ट और ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, देखिए लिख रहा होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। आप देख लीजिए ई ए बैकवर्ड कहाँ से होता है, प्रोडक्ट से लिया जाता है, रिएक्टेंट से ई ए फॉरवर्ड लिया जाता है, और प्रोडक्ट से ई ए बैकवर्ड लिया जाता है। अब रेडियोएक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन आपको वही सेम होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी फॉलोज करता है फर्स्ट ऑर्डर को, जहाँ ए नॉट था, नॉट एन नॉट लिख दिया और ये एन लिख दिया। लैम्डा डीके कांस्टेंट है, जैसे के होता था वहाँ यहाँ पे क्या लिखते थे, के लिखते थे, डीके कांस्टेंट हो गया, इनिशियल हो गया, टाइम टी हो गया, टी आप वही फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.93 के होता था, लैम्डा हो गया, टाइम पीरियड वही सेम चीज़ है 1.2। अमाउंट ऑफ रेडियो, अब ये फॉर्मूला याद कर लीजिए कि एन टाइम टाइम टी पे एन होता है, तो इनिशियली कितना एन जीरो होता है, 1/2 एन होता है, एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ होती है, तो टी बराबर टाइम बराबर टोटल टाइम किसके बराबर होता है, एन इंटू टी हाफ के बराबर हो जाता है। यही देखिए आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा था जो मैंने आपको बताया है। आपको अगर फास्ट लगा हो थोड़ा तो इसको आप स्लो स्पीड में देख लीजिएगा, एक बार पूरा देखिएगा जो भी आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन जो लास्ट लास्ट के टॉपिक हैं, जो आपको थोड़े से शायद हो सकता है कि थोड़ा डिफरेंट लग रहे हो, टफ लग रहे हो, लेकिन क्वेश्चन इस पर बहुत आते हैं जो मैंने बताए हुए हैं। जैसे आपको कॉन्जिक्यूटिव, ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी में जो बताया आपको, इंटरमीडिएट कितने होते हैं, फास्ट एक्शन कौन सी होती है, स्लो कौन सी होती है, रिएक्टेंट और डेल्टा एच क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जो भी आपको नीचे हमने बताया, कॉन्जिक्यूटिव पैरेलल बताया, और ये एनर्जी डायग्राम पे आते हैं क्वेश्चन, पूरा डिटेल में बताया हुआ, आपको सब देखिए समझ में आ जाएगा क्या क्या है। तो बच्चों आप ये पूरा देखिएगा। बच्चों सेशन को यहीं पे भी हम कंप्लीट करते हैं, थ्योरी और कॉन्सेप्ट का ये पूरा
चैप्टर हो गया केमिकल काइनेटिक का। इसमें एक एक डिटेल मैंने बताई है। आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय।